ये क्या वही बोले तो गलत है। मैं सर्च करना सेकंड नंबर बोल दे सही कंफर्म श्योर ऐसे ही बस करना। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? हम लोग गायनेकोलॉजी पढ़ रहे थे जो एक चिंदी सा सब्जेक्ट है, ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें, 2-3 क्लास का होता है। मैं ऑब्स की बात नहीं कर रहा हूँ, गायनेकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। 3-4 डिजीज होती है, उसको पढ़ लेंगे। पहला डिसऑर्डर जिसका नाम है इनफर्टिलिटी, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, वही है क्या? अच्छा, एक क्लास हुई हमारी जिसमें ज्यादा कुछ बात क्लास हुई नहीं, बातें बातें हुई थी सिर्फ इनफर्टिलिटी के बारे में और किस किस की वजह से हो सकती है इनफर्टिलिटी, उसके बारे में हमने बात किया था। तो आप लोगों को कुछ कुछ तो पता होगा कि क्या होता है, मेल कॉज क्या हो सकता है, फीमेल कॉज क्या हो सकता है, अच्छे से डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था हमने, ठीक है। अब एक बार और वापस देख लोगे हमने क्या क्या पढ़ लिया था। ये इनफर्टिलिटी यही पढ़ा था। इनफर्टिलिटी क्या होता है, प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि फेकंडेबिलिटी का मतलब है प्रेग्नेंट होने की एबिलिटी, उसके बारे में पढ़ा था हमने। फिर उसके बाद में पढ़ा था हमने नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन कब हो सकता है, ओवम और स्पर्म दोनों हो, हेल्दी हो, मोटाइल हो, वाइटल हो, जीवित हो, सब कुछ हो तो तब हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, मेल की वजह से क्या इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो इस दुनिया में जितने भी लोग कोशिश करते हैं उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिलती, उसमें मेल का योगदान 30% फेलियर है, फीमेल की कैपेसिटी 40%। फीमेल कितनी होती है जी? इसका मतलब फीमेल ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, मोस्ट कॉमन कॉज फीमेल का हो गया, ठीक है। ये फीमेल का पढ़ लिया था क्या? ये इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे अब, फीमेल का पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कंबाइंड फैक्टर। कंबाइंड फैक्टर का मतलब पता ही नहीं, या तो दोनों रिस्पॉन्सिबल है या दोनों नहीं है, अनएक्सप्लेन बोल सकते हैं जिसको। रीजन क्या है, क्यों नहीं हो रही है? अब आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ना कोचिंग वाला जानता है ना आप जानते हो। ऐसे 5-10% लोग होते हैं, कोचिंग वालों को भी नहीं पता चल रहा कि इसका क्यों नहीं हो रहा है। इससे कितने होते हैं, 5 से 10% लोग होते हैं। आपको आप पता है हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोचिंग वाला बोल रहा है हम पूरी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, फिर क्यों नहीं हो रहा? राम जाने अल्लाह पहचाने। ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा होता नहीं है, किताबों में होता है ऐसा। अब देखो दो चीजें हो सकती है इसमें। पहली तो ये, आप लोग दिखावे के लिए पढ़ रहे हो, सच में नहीं पढ़ रहे हो। लोगों को लगता है कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, किताबों को उल्टी पकड़ के अंदर फोन से इंस्टाग्राम के चमक चलो सुन रहे हो, बढ़िया बढ़िया रील लगा रहे हो मस्त मस्त, और 15 सेकंड की रील में अपनी पूरी भावनाएं व्यक्त कर रहे हो। एक तो हो सकता है प्रॉब्लम, सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है, और देखते हैं क्या होता है। अब आता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या पता करेंगे, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो पहले हिस्ट्री कलेक्शन, क्या लेंगे भाई? हिस्ट्री। अच्छा मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, छोटा सा सवाल, आपको पता ही होगा वैसे, वैसे नहीं पूछे तो भी आपको सब ज्ञानी तो हुई, तो ज्यादा कोई जरूरी भी नहीं है पूछना, पर कभी कभी मेरा मन है कि मानता नहीं, पूछे बगैर रहा नहीं जाता। चलो, अच्छा कोई पर्सन हमारे पास प्रॉब्लम लेके आता है जिसको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, उसकी सेक्सुअल काउंसलिंग के लिए एक मॉडल यूज किया जाता है, उस मॉडल का नाम क्या है? क्या नाम है? वेरी गुड। और कोई बताएगा? कोई मरीज हमारे पास में कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम लेके आता है, मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास में, तो उसको हम सेक्सुअल काउंसलिंग देते हैं। तो सेक्सुअल काउंसलिंग का मतलब उससे सवाल जवाब करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। तो इंटरव्यू लेने के लिए एक कोई निमोनिक यूज लिया जाता है, उस निमोनिक का सेक्सुअल काउंसलिंग के मॉडल का नाम होता है प्लेसिड मॉडल। कौन सा मॉडल? पता है किसी को फुल फॉर्म? किसी को नहीं पता? इसको बोलते हैं प्लेसिड मॉडल। कौन सा मॉडल? प्लेसिड मॉडल। ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है कि प्लेसिड मॉडल किसके लिए यूज किया जाता है, सेक्सुअल काउंसलिंग के लिए। ये एक इंटरव्यू का टाइप है। तो हिस्ट्री कलेक्शन में आप प्लेसिड मॉडल यूज करें, याद रखने का तरीका है कि प्लेसिड मॉडल किस यूज हुआ है, बॉक्स बना के लिख देना अलग से। द प्लेसिड मॉडल इज यूज्ड फॉर, लिख देना सेक्सुअल काउंसलिंग, एंड द प्लेसिड मॉडल इज स्टैंड फॉर, स्टैंड मतलब फुल फॉर्म। प्लेसिड मॉडल की फुल फॉर्म क्या है, कोई बताएगा इसके अलावा, मैम के अलावा? प्लेसिड मॉडल की फुल फॉर्म क्या है? कोई एनीवन? हाँ बताओ, हाँ मैं बताऊं। पी से परमिशन, वेरी गुड। एल आई से लिमिटेड इंफॉर्मेशन, वेरी गुड। स्पेसिफिक सजेशन, बहुत बढ़िया। इंटेंसिव थेरेपी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो प्लेसिड मॉडल में क्या होता है, सबसे पहले कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हम कुछ भी पूछने से पहले उसकी परमिशन लेते हैं, चाहे वो इसी काम के लिए आया है। किसी के हाथ में पेन भी है तो आप उसे छीन नहीं सकते, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ? ये होता है गुड कम्युनिकेशन। और ये बताए तेरी पेन मुझे दे, ये होता है बैड कम्युनिकेशन। समझ रहे हो? कम्युनिकेशन पढ़ोगे आप, जब आप वहां पढ़ोगे रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में पढ़ोगे, सही बात करने के तरीकों में किसी को कभी एक तो एडवाइस नहीं दिया जाता, एडवाइस नहीं दिया जाता। और हर एक चीज, चाहे वो सुपीरियर है, चाहे वो हॉस्पिटल का डायरेक्टर भी है, अपने सबऑर्डिनेट को एडवाइस नहीं दे सकता, उसको काउंसिल कर सकता है। हर चीज के लिए परमिशन लेना होता है। क्या एक बार सीट खाली है, ऐसे नहीं बैठ के चुपचाप, क्या मैं यहाँ के बैठ सकता हूँ? हाँ बैठ जा, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, कुछ भी हुआ ओके डन, ऐसा नहीं। तो परमिशन का मतलब है आपके पास में कोई पेशेंट आया, आप यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो, चाहे आपसे बुखार के इलाज के लिए आया है, बुखार तो चलो आया तो अच्छी बात है, ये तो सेंसिटिव मुद्दा है, ये तो बुखार का तो चलो नॉर्मल मुद्दा है। कोई प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम लेके आया, सबसे पहले आप उसको पूछोगे क्या मैं आपसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ? वो बोलेगा हाँ ऑफ कोर्स मैं इसीलिए आया हूँ, ठीक है। फिर आया दूसरा, अगर वो परमिशन देते तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी पूछ लो कि सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाए। तो कितना पूछना है? लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। कितनी इन्फॉर्मेशन? लिमिटेड का मतलब इतनी ही पूछनी है जिससे कि ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा जिसका रोल है, इतनी नहीं पूछनी। हर मंगलवार मिले पुराने हॉस्पिटल के पीछे, इस प्रकार के दीवारों पे लगा होता है ना वकीम जुनेद, वो वैसा वैसा नहीं, ऐसा नहीं चलता है। हाँ जो भी गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आपको कोई गुप्त प्रॉब्लम है, आप वहां मिले, ऐसा नहीं। तीसरे नंबर आता है स्पेसिफिक सजेशन। सजेशन वही देना है जो ट्रीटमेंट से जिसका डायरेक्ट रिलेशन है, जिसका ट्रीटमेंट से डायरेक्ट रिलेशन है।
कई बार खाली सजेशन से काम नहीं होता। जैसे हमारे पास एक पेशेंट आया है, हम मान लो एमडी मेडिसिन फिजिशियन है और उसको अपेंडिसाइटिस है, तो हम ये नहीं बोलेंगे नहीं मैं तेरा ट्रीटमेंट कर दूंगा। आप क्या बोलोगे? एक बार आ गया है तुरंत एज सून एज पॉसिबल आपको सर्जन से कंसल्ट लेना चाहिए। इसको बोलते हैं इंटेंसिव थेरेपी। इंटेंसिव का मतलब ये हुआ मैंने जो आपको बताना था बता दिया। तो आपके पास में कोई पेशेंट आता है, अगर आपके पास में ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो यू शुड गिव, अदरवाइज आपको एडवाइस ये करना है, काउंसलिंग ये करना है कि आप यहाँ पे चेक करवाइए। हो सकता है आपको कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम हो सकता है कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी हो सकता है कोई कंजेनिटल हो सकता है कोई बाद में एक्सोक्राइन की डेफिशिएंसी हुई। कुल मिला के इंटेंसिव थेरेपी का मतलब आपको एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है उसका भी ट्रीटमेंट बताना है, और भी कहीं सलाह ले लो, सिर्फ हमारा काफी नहीं है। उसको बोलते हैं इंटेंसिव थेरेपी। ये बात ध्यान रखना, मैं एक्स्ट्रा चीजें बताइए, हालांकि आप हिस्ट्री में लिख सकते हो। तो हिस्ट्री लेते हैं तो ये पूछते हैं आपको प्रॉब्लम कब से है, आपको पहले ऐसे कभी प्रॉब्लम हुई थी। आप कभी भी कोई पेशेंट की हिस्ट्री लेते हो, फीवर आता है क्या पूछते हो? हाइपरटेंशन का पेशेंट आया तो क्या पूछते हो? पहले ऐसा कभी बुखार आया? बुखार नहीं तो फीवर आया, फीवर नहीं तो हाइपरटेंशन हुआ, हाइपरटेंशन हुआ नहीं। जब ऐसा कभी आया तो आपको और कुछ प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई। सेम हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ये तो बेसिक बात है, जहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे आप करवाएंगे इन्वेस्टिगेशन। ये दोनों चीजें करने के बाद क्या करवाएंगे? इन्वेस्टिगेशन। तो कोई भी इनफर्टिलिटी का पेशेंट आता है, तो अगर मेल पर्सन आता है तो क्या इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं? वेरी गुड, स्पर्म एग्जामिनेशन। कौन सा एग्जामिनेशन? पहले स्पर्म, पहले मेल का एग्जामिनेशन, फिर सेपरेट से फीमेल का एग्जामिनेशन, फिर दोनों का कंबाइंड एग्जामिनेशन। कई बार स्पर्म में प्रॉब्लम नहीं है, ओवम में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवम और स्पर्म मिलने के बाद में प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, तो कई बार कंबाइंड प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोनों जगह अलग अलग एग्जामिनेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में रूटीन इन्वेस्टिगेशन, रूटीन क्यों? रूटीन सबके हमारे पता है। कोई भी मरीज आता है जिसको एंडोक्राइन एब्नॉर्मलिटी है तो भी प्रेगनेंसी कई बार नहीं हो पाती, इन्वायरमेंट का इशू है, हाइपोथैलेमस का कोई डिसऑर्डर है, पिट्यूटरी का कोई है, टेस्टिस का कोई है, रूटीन इन्वेस्टिगेशन, बायोकेमिस्ट्री, एलएफटी, केएफटी सारे वो तो करवानी है। उसमें भी कोई बार एब्नॉर्मलिटी हो, फिर आता है सीमन एनालिसिस। लिखो देखिए जल्दी से फटाफट। हाँ, अभी तक नॉर्सेट एलोकेशन की लिस्ट नहीं आई? अभी नहीं आई क्या? मैंने साइन कर दिए, मैंने कल शाम को, मैंने साइन तो कल कर दिए, 2 दिन थोड़ा बिजी था, कर दिया कल शाम को, साइन कर दिया। आज आ जाएगी आपके ना, बोल देना जो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको, क्या आज शाम को रात को 10:10 पे आ जाएगी। चलो ठीक है, हो गया क्या? सीमन एनालिसिस। आपने मूवी देखी थी विकी डोनर? उसमें इस प्रकार का ही कुछ था, अमीर बनने का तरीका। लेकिन आपको पता है स्पर्म के मैच्योरेशन में कितने दिन लगते हैं? 61 डेज। तो आपकी कलेक्शन इज प्रीमेच्योर कलेक्शन। तो ऐसा नहीं हो कल के दिन नॉर्थ की सैलरी 70,000 तुम 1,70,000 कमाने लग जाओ, ये बेचने लग जाओ, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो भी चीजें वाइटल होनी चाहिए, मोटाइल होनी चाहिए, लिविंग होना चाहिए, जिसकी मॉर्फोलॉजी नॉर्मल होनी चाहिए। सैंपल कलेक्शन के कुछ रूल है। गुड एंड रिलायबल सीमन एनालिसिस रिजल्ट स्टार्ट फ्रॉम सीमन कलेक्शन प्रेफरेबली बाय मैस्टरबेशन एक्ट। और क्या लगा ये कि पढ़ना नहीं आ रहा मुझे। एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस का मतलब अवॉइडेंस ऑफ कोइटस एक्ट। कम से कम 2 से 6 दिन तक कोइटस एक्ट नहीं हो रखा होना चाहिए, इसका मतलब 2 से 6 दिन का कलेक्शन होना चाहिए। पहले यूरिन पास, ये कुछ बेसिक फ्लूइड है, ये तो सब बेसिक फ्लूइड है। अब इसमें आप पढ़ोगे क्या? ये तो बेसिक हैंड वॉश वगैरह वो सब सारी चीजें। अब बताइए सीमन एनालिसिस नॉर्मली कितना कलेक्ट करना होता है? 2 to 6 ml। आइडियल बोलते हैं 1.5, बट मोर देन 2 ml इज सफिशिएंट। अब आपको बताइए मैंने से क्या लिखा है, ये सारी नॉर्मल चीजें लिखी है, मतलब इतना रिजल्ट होना चाहिए। जैसे आप डब्ल्यूबीसी पढ़ते हो, डब्ल्यूबीसी में क्या पढ़ते हो? न्यूट्रोफिल इतना होना चाहिए, मोनोसाइट इतना होना चाहिए, लिम्फोसाइट, तो ये सारे क्या है? नॉर्मल रिजल्ट है कि ये इतना है तो ओके है, नहीं है तो एब्नॉर्मलिटी है। पीएच कैसी होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। स्पर्म की पीएच नॉर्मल कैसी होती है? अल्कलाइन या एसिडिक? एल्कलाइन होती है, एसिडिक नहीं होती है। वजन की पीएच एसिडिक होती है, वजन की पीएच होती है 3.8 to 4.5, बट स्पर्म की पीएच इज ठीक है। विस्कोसिटी 3 से कम होती है, ठीक है। 1 ml में कितने होने चाहिए? 20 मिलियन। 1 मिलियन में कितना लाख होता है? 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख, सोचो आप, 10 लाख इंटू 20, 1 ml में इतने होने चाहिए। टोटल स्पर्म काउंट पूरे मतलब कितना ले रहे हैं आप लोग? 2 ml। तो 1 ml में 20 है, तो कम से कम 2 ml सैंपल ले रहे हैं, तो कितना होना चाहिए सैंपल में? कम से कम 40 मिलियन। मोटिलिटी मैंने आपको बता दिया, मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी, वाइटलिटी। मॉर्फोलॉजी हटा के कर देना 25% नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। मोटिलिटी आपको बता दिया 50% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम? 50। आइडियल होती है 32 है, बट 50 होती है तो बहुत बढ़िया बात है। और वाइटलिटी की बात है 75%, ये आपको बता दिया। ग्लूकोसाइट 1 मिलियन से कम होनी चाहिए, मतलब डब्ल्यूबीसी भी होती है, स्पर्म होती है। क्या स्पर्म में कार्बोहाइड्रेट होता है? फ्रक्टोज कौन सा होता है? तो ये लिख देना साइड में कहीं, राउंड सेल इतने से कम होनी चाहिए। और स्पर्म एग्लूटिनेशंस लेस देन 10% स्पर्म विद एडहेरेंट पार्टिकल्स। 10% से कम स्पर्म ऐसे होते हैं वो किसी न किसी पार्टिकल के साथ में चिपके हुए रहते हैं, और साथ में कोई सेल हो सकती है उसमें। ये बेसिक फिजियोलॉजी है स्पर्म की, ये चीज लिख दो फटाफट से। अब बोलो सर क्या क्वेश्चन आएगा इनमें से? क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, बस ये आएगा मॉर्फोलॉजी नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, मोटिलिटी नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, और वाइटलिटी नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, पीएच कितनी होती है, 1 ml में कितना होता है, 1 ml सीमेंट में कितना स्पर्म होता है, कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? फ्रक्टोज। कौन सा एंजाइम होता है? कौन सा? हाइलिनी, ये साइड में लिख देना, कहीं लिख दिया ना एक दिन आपने, हाइलिनी यूरी डेज एंजाइम। जल्दी लिखो, थोड़ा फास्ट फास्ट, जल्दी लिखो। अम्नियोटिक फ्लूइड की पीएच अल्कलाइन या एसिडिक है? यूरिन की पीएच एसिडिक। सीएसएफ की पीएच क्या? सीएसएफ की पीएच नहीं पता? नहीं पता ना?
सोच के बताना। यूपी यूएमएस का रिजल्ट भी आने वाला है। किसने दे रखा पेपर? 11 तारीख तक। यूपी यूएमएस कितने नंबर आ रहे हैं? मिला है नहीं, आंसर किया ही नहीं है ना, फिर भी माइनस मार्किंग था नहीं था? नहीं था ना, 200 क्वेश्चन थे। आप यूपी से हो, यूपी से बाहर? गुजरात से हो? तो आप जनरल गुजरात से हो तो जनरल काउंट होंगे आप। जनरल मतलब 142 या 143 इतने तो क्वेश्चन राइट होने चाहिए 200 में से। क्या? जोर से बोलो, समझने में। गुजरात का आ गया रिजल्ट? वो क्या नाम उसका? हाँ हाँ बताया मुझे, हमने सॉल्व करवाया था पेपर। नाम मैं भूल गया। हो गया आपका? तो फिर पता चल रहा है फेस से हो गया। क्या नाम आपका? हाँ तो वेरी गुड, तालियां बजाओ। मैम सिलेक्शन हो गई, चुपचाप बैठिए यहाँ पर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसमें 70 और 30 ऐसा कुछ था क्या? 70% नर्सिंग और 30% गुजराती? 75 नर्सिंग 75 गुजराती। हाँ तनी तनी वाला। अच्छा हाँ, नर्सिंग के तो सारे क्वेश्चन हमारे आ गए थे, पूरे 75 में से छप गए थे। हाँ वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। स्टेट गवर्नमेंट में तो हो ही जाता है जेएनसीएन का, कहीं पर भी एक ऐसा ही पेपर तो उसमें हो जाता है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में कैसे हो जाता है पता है? जितने भी कैंडिडेट यहाँ से कोचिंग करके गए हैं, उन्होंने अपने स्टेट स्टेट में जहाँ पे पेपर दिया सबका हो रहा है, जितने भी गए हैं। ऐसा मुझे कैंडिडेट याद ही नहीं आ रहा, उसने मन लगा के पेपर दिया और नहीं बचा, यहाँ पर उसके टेस्ट में 100 में से 30 नंबर आ रहे हो, उनका भी हो रहा है। ये तो इंटेलिजेंट है, ऐसा किसी को भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनका कंपटीशन किससे होता है? जिन्होंने कोचिंग नहीं कर रखी उनसे होता है। तो उनके मामले में आप इंटेलिजेंट हुए ना, उसके मामले में आप इंटेलिजेंट हुए जिन्होंने कोचिंग नहीं कर रखी। मुझे याद है कि यहाँ एक पिछला एक बैच था जिसमें एक बैच में महाराष्ट्र के कम से कम 100-120 कैंडिडेट थे, उसके अंदर भी डीएमईआर की वैकेंसी आई। उसमें जितने भी लोग थे एक भी बाकी नहीं, एक भी सिंगल कैंडिडेट, सब बोले मेरा हो गया मेरा हो गया। मैंने कहा तुम्हारा हो गया? 30 नंबर आते थे, सर आके क्या पूछते थे पता है? सर प्लीज नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करें? मैंने कहा एक दिन बढ़ेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। 20 नंबर आ रहे थे या 25 30 30 35 टेस्ट में। सिलेक्ट डीएमईआर की फुल फॉर्म तो क्या है मुझे नहीं पता, बट वो बोल रहे हैं आई एम सिलेक्टेड इन डीएमईआर। मैसेज आता है ना, सर थैंक यू सो मच। डीएमईआर क्या है? कुछ नाम है इसका, ऐसा कुछ है पता नहीं क्या। डीएमईआर महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी का नाम है। 5,000 पोस्ट आई थी, सबका हो गया। नहीं लिखा? हो जाता है सबका। वो मैम कहाँ गए आज? वो केरला में हो गया उनका। आज होते ही नहीं। अभी मैंने फोटो देखा था साफा पहनते हुए किसर से, अभी नहीं है आज मैम। आप सिलेक्ट हो गया, सेलिब्रेशन चल रहा है ना हॉस्टल में। आज हॉस्टल की सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन हो जाता है सब कुछ। दीदी तुम क्या पढ़ते थे? दीदी बताओ ना। दीदी बोल रुक जा। सच में नई नई स्टूडेंट आती है ना, बेचारी पुराने वाली जूनियर सीनियर वाला काम चलता है हॉस्टल में भी। नई वाली चाहे उससे 2 क्लास सीनियर है क्लास में, जिसने नर्सिंग तक की 2016 में, पुराने वाली 2018 की पास आउट है। नई जो स्टूडेंट आती है हॉस्टल में, चाहे ज्ञान स्लम हो, चाहे विद्यापीठ हो, चाहे गुरुकुल हो, नई वाली जो आई है चाहे वो सीनियर है, वो पुराने वाली को बोलती थी बताओ ना। रुक जा मन ही मन वो सोच रही है तो मेरे से जूनियर, रुक जा 4 दिन रुक, तुझे बताती हूँ फिर। और 4 दिन वो 5 अच्छे से अपनी अपनी फ्रेंड ढूंढ के फिर सबसे पहले उसी का बाइकआउट करती है, चल जा बात नहीं करते, वैसे आए लोग नहीं करती। क्या हाँ सच में ऐसे ही होता है? नहीं होता ऐसा? हॉस्टल में ऐसा ही होता है, मुझे पता है। डन हो गया, आगे बढ़ो। ऐसा ही होता है हॉस्टल में, मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ तो मुझे पता है ऐसे ही होता है। हाँ सुनो, अरे बॉयज हॉस्टल सब बॉयज भी तो ऐसे ही होते हैं, बॉयज बॉयज और ज्यादा कमी नहीं है। क्या बॉयज ऐसे नहीं होते? बॉयज पानी की बोतल तक भरवाते हैं। नया स्टूडेंट आता है उसे इतना पानी बोतल भर के रख देना, कूलर में पानी डाल देना, मैं बाहर हूँ मेरे कपड़े सूख रहे अंदर रख देना। भाई तू किस लिए आया? तो यहाँ को यहाँ राज करना है क्या? समाज स्थापित कर रहा है यहाँ? ऐसे होते बॉयज तो। जब हम पढ़ा करते थे ना तो मेरा एक रूल था, मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, लोग मर्जी से करते थे। जब मैं पढ़ा करता था मेरा एक ही मेरे को एक ही बोला करते थे, मैंने तो मेरी लाइफ में फुल एंजॉय किया रिलेटेड टू स्टडी। फुल एंजॉय जितना कर सकते हैं। जब हम पढ़ते थे हम 5 जनों का ग्रुप था, टोटल 9 थे, बट 5 एकदम मेरे क्लोज, चारों तरफ ऐसे होते हैं ना राजा के चारों तरफ घूमने वाले लोग, इस टाइप से। मेरे को एक ही था, रोजाना का 1 घंटा प्लीज आप खड़े होके जो हमने पढ़ा है उसको बोल जाना। हमने क्लास में जो पढ़ा है ना, मेरा फायदा हो रहा है, मेरे को याद हो रहा है। मैंने कहा बुक तुम रखो, बोल मैं रहा हूँ 1 घंटा। मैंने कहा मैं बोलूंगा, तुम क्या क्या करोगे? एक जन बोलेगा मैं लाऊंगा शूज आपके मस्त मस्त, मैंने कहा वेरी गुड। एक बोला मैं लाऊंगा बढ़िया कपड़े, मैंने कहा वेरी गुड। दूसरा बोलेगा मैं आपके लिए याद किया हूँ चॉकलेट लाऊंगा अलग अलग बढ़िया, वेरी गुड बहुत बढ़िया। तीसरा बोला मैं कपड़े की प्रेस करवा के लाऊंगा। जब हम कोचिंग जाते थे तो ऐसे ब्लेजर पहन के प्रेस में जाते थे मस्त। एक जन बोलता मैं आपका बैग कोचिंग लेके जाऊंगा और आपकी सीट खाली रहेगी, आप सबसे लास्ट में आना, आपकी सीट पे कोई बैठेगा नहीं, मैंने कहा वेरी गुड। जब टीचर क्लास में एंटर करेगा उस टाइम हम एंटर करेंगे साथ साथ में, अपनी सीट रहेगी खाली यहाँ पर। मैंने कहा ये चाहिए अपने को, अपनी सीट खाली रहनी चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना। और पता क्या, मैं आपको सबको जो भी पढ़ाया है सुन के बताऊंगा, ये अच्छा हो गया। अब टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो अपना तो याद हो गया सब, कल वाला आज वाला परसों वाला जो भी आएगा। टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछता, मेरी सीट थी 2 लाइन लड़कियों की, तीसरी लाइन उधर हुआ करती थी जब हम पढ़ा करते थे, तो अब जैसे वहां उधर लाइन है, अब मैं वो टीचर को भी क्वेश्चन पूछता, हाँ कोई है? मैंने कहा सर पूछो आप। आज अपना ऐसे ही रहता था एनी टाइम। क्यों ऐसा कैसे रहा? क्योंकि अपन इतना वक्त है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ शेयर करो, जितना भी आप पढ़ते हो अपने साथ वालों के साथ में शेयर करो। जबरदस्ती कोई नहीं सुने, बाल पकड़ के बैठा उसको, जबरदस्ती कोई नहीं सुने, कांच को सुनाओ, खाना खाते हुए सुनाओ, टीवी चल रही है उसको सुनाओ, न्यूज एंकर को।
कोई आकांक्षा बारे जबरदस्ती सुनो, मैं सच बता रहा हूं, आप अगर ऐसा करोगे ना आपको सब याद हो जाएगा। इवन हम इतना पढ़ते थे, इतना ऐसे सिर्फ इंटरेस्ट लग गया मेरे को था कि मेरे को 1 घंटा सुनाना है, 4 घंटे की क्लास हो 1 घंटा सुनाना है। अब रात को मैं रिवीजन करके सो गया, प्लग पास में होता था, स्विच ऑफ किया लाइट का, रजिस्टर पास में रख दिया जिस सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहा हूं उसका। अब सोते सोते मैं क्या करता था, 1 से स्टार्ट करता रिवीजन, पेज नंबर 1 ऐसे अंदर चल रहा है, पेज नंबर 3 पे मेरे को पता था 3 पे चौथी लाइन में अटक रहा हूं, सीधा सा लाइट ऑन की, खोला, अच्छा इसमें ये लिखा था, वापस बंद किया, उस साइड पर क्या हुआ, मैं कुछ नहीं, वो याद ऐसे करके हमने याद करा। और लास्ट में जब कोचिंग पूरी वाली होने वाली थी तो तब तो ये कहानी थी, तो मैंने कहा 2 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करेंगे, और लास्ट में 15 दिन में तो पूरे पूरे सब्जेक्ट सुनाए मैंने, पूरे पूरे जितने भी हो रहे पूरे पूरे सुनाए। मैं तुम सुनो, वो कहता यार याद हो गया बहुत, मैं नहीं सुनो। और ऐसी हालत है, वो जितने भी मेरे साथ थे ना आज मस्त मस्त जगह जॉब कर रहे हैं, और उसके बाद में साथ छूट गए तो कुछ लोग जोधपुर नहीं आ पाए, कुछ लोग आ गए, कुछ नहीं आए, लेकिन जॉब कर रहे हैं मस्त। उनमें से एक तो ऐसा था जो जीएनएम सेकंड ईयर का था, एक था जो जीएनएम सेकंड ईयर पास किया था, एक बीएससी पास किया था, आज वो मस्त मस्त जगह जॉब कर रहे हैं। उनको साथ वाले पूछते थे ये पढ़ता क्या है, मेरे को बता दो। वो कहता कुछ नहीं करता, ये सिर्फ शायरियां सुनता है, मस्त मौज करता है, कुछ नहीं करता, ये पढ़ता कैसे इतना बता दो। रैंक मस्त मस्त आती है, पहली मेरी आती, बादी वाली उसकी आती, और बढ़िया बढ़िया पढ़ाई करते हैं, एनी टाइम एंजॉय, कभी भी स्ट्रेस नहीं लिया। अगर आप मुंह खुला के ओमेगा साइन करके स्ट्रेस लेके पढ़ोगे ना, याद नहीं होगा, नहीं होगा गारंटी, तुम कितना ही जोर लगा लो। इसलिए कितनी भी प्रॉब्लम हो उसको साइड में रखो, मुझे पता है स्ट्रेस होता है ना, खूब होता है, लेकिन पढ़ाई में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस होते ही आपको याद नहीं होगा। मेरे को जिस दिन स्ट्रेस होता था एक ही तरीका है, बाहर जाएंगे, पास में खेल का मैदान था, वहां बढ़िया बढ़िया थोड़ी देर घूमेंगे, मस्त चाय पियेंगे, और ऐसी चीज सोचेंगे, एक डायरी बनाते थे, मैंने आपको बताया डायरी वाला सिस्टम, डायरी वाला मेरे सामने एक कैंडिडेट वो था जो प्रेस वगैरह करवा के लाता था, वो डायरी उसी के पास रहती थी। कोई भी अच्छी चीज दिख जाए मैंने लिखते ही एक दिन हमारी होनी चाहिए गाड़ी, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, गाड़ी मैं नॉन लिविंग की बात कर रहा हूँ ना, कोई गाड़ी दिख गई, किसी का अच्छा शर्ट दिख गया, किसी की पैंट दिख गई, कोई कुछ कोई चीज, किसी की वॉच दिख गई, मैंने लिस्ट बना, फिर जितने भी हम स्कूल, मैंने सबका नाम लिख के लाइन भाई, और जब सिलेक्शन हो जाए टिक करते रहना। मैंने एक दिन मेरी डायरी देखी, मैं आपको एक दिन दिखाऊंगा कभी, उसके अंदर मेरे ऑलमोस्ट टिक हो गए, एक आधा टिक बाकी है। टिक कौन करता था, वही करता था। एक दिन मेरे को उसने दी कि आपकी टिक की हुई डायरी, मैंने कहा लिया सब इधर, सारे टिक हो गए। तो लाइफ में कभी भी आप दुखी हो ना, वो डायरी लेके बैठना कि हमारे पास कुछ नहीं था तो भी हम स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में जी गए, आज तो हमारे पास सब कुछ है, आज तो हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। और एक सबसे अच्छा तरीका बताऊं स्ट्रेस भगाने का, मस्त तरीका बताऊं आज, आपका फोन है, फोन का वॉलपेपर एस, अपना पार्टनर है कोई भी, जो भी होगा अपना, कुछ कोई भी है एक, उसका वॉलपेपर पे उसका फोटो रखो, जब भी लाइफ में कोई स्ट्रेस आए ना तो उसको मैं इसको सेंड कर रहा हूँ, फिर क्या बाकी चीज, सीधा उसको देखो, मैं इसको सेंड नहीं हुआ कर रहा हूँ, आपको लाइफ में कभी स्ट्रेस नहीं आएगा, क्योंकि उससे सब छोटा है स्ट्रेस, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान वही करता है, 1 मिनट कॉल नहीं किया, 5 मिनट नहीं किया, 2 बजे बोल दिया, 3 बजे नहीं आया, इसलिए स्टडी सबसे बेस्ट। क्या हुआ, कोई नहीं है इस दुनिया में, किस लिए आए हो, जनगणना में काउंटिंग के लिए आए हो क्या, बेवकूफ लोग, कोई नहीं है। देखो इस एज में ये चीजें शोभा नहीं देती, और हम पढ़ भी ऐसे सब्जेक्ट रहे हैं, ऐसी बातें करो गंदी, एज पर याद रखो, ये सवाल है नोट करो, इस एज में ये चीजें शोभा नहीं देती। आपने नाम सुना कनिष्क कटारिया, किसने सुना, आप में से कोई जानता है, देखो हर चीज से कुछ चीजें ले सकते हो पॉजिटिव, ये मत सोचो हर कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, यस और नो, हर नाकामयाब औरत के पीछे नाकाम मोहब्बत होती है, इसीलिए बोलते हैं लड़के कभी भी वफाई नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ है किताबों में। फेलियर ऑफ एमिशन ऑफ स्पर्म, सुनो, ए स्पर्मिया का मतलब एब्सेंस ऑफ स्पर्म नहीं होता, ए स्पर्मिया का मतलब एब्सेंस ऑफ सीमन होता है, क्या होता है, याद रख लेना ये क्वेश्चन, एब्सेंस ऑफ सीमन, सीमन ही नहीं है मतलब स्पर्म होने की गुंजाइश ही नहीं है, जब फ्लूइड ही नहीं है तो उसके अंदर सेल कहां से होगी। फिर आता है, देखो अब आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब दूसरे नंबर पे ये लिखो, मैं कहूं वैसे लिखो, एजू, एजू का मतलब नहीं, एजू का मतलब नहीं, स्पर्म का मतलब स्पर्म, इसका मतलब एब्सेंस ऑफ स्पर्म किसको बोलते हैं, इसको नहीं बोलते, इसको एजोस्पर्मिया का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी लाइव स्पर्म नहीं होता, फ्लूइड है, सीमन है, जैसे हम कई बार वेजेक्टोमी करवा देते हैं उसके बाद में एजोस्पर्मिया होता है, सीमन होता है लेकिन उसके अंदर स्पर्म नहीं होता, इसलिए प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो एजोस्पर्मिया का मतलब है सीमन है बट उसके अंदर स्पर्म नहीं है। अब आप सुनो, एक नाम सुना आपने एस्टेनो, सुनना, एनाटॉमी में जाना, एनाटॉमी, एक होता है एस्टेनो, एक होता है नेक्रो, एक होता है टेरेटो, जू का मतलब नहीं, इनका मीनिंग पता है किसी को, सबको पता है, एनाटॉमी पढ़ी है तो सबको पता है। एस्टेनो का मतलब होता है लंबा पतला थका हुआ, जिसकी मसल्स वीक हो, जिसकी मसल्स वीक हो, मतलब जिसकी मोटिलिटी से abnormal, तो एस्टेनो का मतलब क्या हुआ, रिड्यूस्ड स्पर्म मोटिलिटी। आप साइकियाट्रिक में पढ़ोगे, पढ़ ली साइकियाट्रिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, पिकनिक, याद आ रहा कुछ, एस्थेनिक किसको बोलते हैं, ऐसा पर्सन जो लंबा हो, पतला हो, मसल्स वीक हो, एथलेटिक जो एकदम सॉलिड पर्सनालिटी हो, पिकनिक भारती सिंह, गोल मटोल, मोटा भी हो, वो एकदम शॉर्ट हाइट का हो लेकिन मोटा, उसको बोलते हैं पिकनिक, मिक्स, ये पढ़ा ना आपने, हाँ। तो वैसे ही एस्थेनो का मतलब जिसकी रिड्यूस्ड मोटिलिटी। नेक्रो, नेक्रो का मतलब मर गया, नेक्रोसिस नाम सुना, एक होता है नेक्रोसिस, एक होता है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है, एक मरीज है, एक मैं हूं, जैसे मेरी एज 30 साल है, एग्जांपल 30 ही है तो एग्जांपल क्या, और एक कोई 70 साल का बंदा है, उसकी सेल और मेरी सेल को कंपैरिजन करें तो उसकी सेल कम होगी क्योंकि उसकी सेल डेथ होगी बिकॉज़ ऑफ डीजनरेशन। और एक 30 साल का बंदा मैं हूं और एक मेरे साथ में 30 साल है लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम है बाय चांस, या मेरे को प्रॉब्लम है, साथ वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरी सेल ज्यादा डेथ हो रही है क्योंकि मान लो कि मुझे कुछ मैलिग्नेंसी हो गया, तो दोनों में से, तो नेक्रोसिस का मतलब होता है एबनॉर्मल डेथ ऑफ सेल, एबनॉर्मली डेथ ऑफ सेल। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम डेथ ऑफ सेल, प्रोग्राम मतलब नेचुरल, जैसे किसी की एज 70 साल हो गई तो धीरे धीरे सेल डेथ होगी, तो प्रोग्राम सेल डेथ को बोलते हैं एपोप्टोसिस, पैथोलॉजिकल सेल डेथ को बोलते हैं नेक्रोसिस। तो इसके अंदर क्या है, नेक्रोसिस, अब किसी की एज 80 साल हो जाए फिर नेक्रोसिस पर में होना तो नॉर्मल है भाई, 80 साल से तुम क्या उम्मीद कर रहे हो, तो अब 35 साल हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, नेक्रोसिस। स्पर्म जो आर डेड और मोशनलेस, ठीक है। फिर आता है टेरेटो, टेरेटो का मतलब है टेढ़ा मेढ़ा, क्या बोलेंगे उसको, स्पर्म विद एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी, जिसकी एनाटॉमी टेढ़ी
मोबिलिटी है, ना किसी स्पर्म का नाक आगे, किसी स्पर्म की पूंछ पीछे, किसी का हेड टेढ़ा। एब्नॉर्मल मॉर्फोलॉजी स्पर्म को क्या बोलेंगे? टेरेटो। अब सुनो, ओलिगो का मतलब होता है कम, एस्टेनो का मतलब होता है ये, टेरेटो का मतलब होता है ये, नेक्रो भी बीच में कहीं होगा, सब मिल जाए तो उसका नाम हो जाए ओलिगो, एस्टेनो, टेरेटो, जू, स्पर्मिया, सब एक साथ। तो याद क्यों करना, सब पता चल गया आपको, लिख लो, रटने की जरूरत नहीं है। एस्टेनो पता चल गया, टेरेटो पता चल गया, नेक्रो पता चल गया, ठीक है। अच्छा पॉली, ओलिगो का बेटा क्या है? पॉली। अच्छा मैं एक सवाल पूछूं, एक होता है पॉली जू स्पर्मिया, एक होता है हाइपर स्पर्मिया, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। पॉली का मतलब तो हाइपर होता है। अच्छा किसी को याद है पॉलीमेनोरिया और हाइपरमेनोरिया में डिफरेंस? याद है? क्या डिफरेंस बताओ, कौन बताएगा? डिफरेंस बिटवीन पॉलीमेनोरिया एंड हाइपरमेनोरिया बताओ। मैम आप चुप रहो, ये बता रहे हैं पॉलीमेनोरिया और हाइपरमेनोरिया में क्या डिफरेंस। मैम सिंपल है, पॉली या 20 मत मतलब पॉली ज्यादा, ये 20 तो कम वाली बात चल रही है। सुनो ये बात में लिखना, तुम्हें याद ही नहीं रहता, मैं पूरा मेनोपॉज डिस्कस, मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा डिस्कस किया आपके सामने। एक होता है पॉलीमेनोरिया, एक होता है हाइपरमेनोरिया, दोनों अलग अलग है। एक होता है ओलिगोमेनोरिया, एक होता है हाइपोमेनोरिया। अब सुन लो वापस, हाइपो का उल्टा होगा क्या हाइपर, ओलिगो का उल्टा होगा पॉली। बताओ पॉली और हाइपर में डिफरेंस क्या, समझा नहीं? अच्छे से एक्सप्लेन करो, अच्छे सोच के। मैम थोड़ा बता दो, मैं उधर देखो तब तक मुझे पता चलता है कौन बता रहा है। बता दो थोड़ा हल्के से, ये सुन। आप बोले नहीं सुनो, बताया नहीं इन्होंने, मैं झूठ बोल मुंडे मारूंगा यहाँ, झूठ बोल रहे हैं क्या? आप बताओ चलो, अब ये बता दिया तो समझ आना इन्होंने बताया, और ये बताएगी अभी देखना। हाँ पॉली का मतलब जल्दी साइकिल आ रहा है, ब्लीडिंग उतने दिन नहीं हो रही है जितने दिन होनी चाहिए। हाँ पॉलीमेनोरिया का मतलब लेस देन 21 डे साइकिल, सही है। पॉलीगो का मतलब मोर देन 35 डे साइकिल। पॉली और याद रखना एक बात, बैठो दोनों। पॉली का मतलब होता है ज्यादा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ब्लीडिंग फेज का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर। एक साल में कितने मेंसेस आते हैं? 13। नॉर्मली कितने आते हैं? 13। 1 ईयर में 13 मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉर्मल होते हैं। पॉली में एक साल में 13 से ज्यादा आएंगे। जब 21 दिन में एक आएगा तो एक साल में अप्रोक्सीमेट 7 आएंगे, 17, 16, 18 इतना कुछ आएंगे। तो बताओ पूरे साल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल ज्यादा हुए कम? ज्यादा, उसको बोलते हैं पॉलीमेनोरिया। तो इसको बोल दूं, अगर किसी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल 21 डे से छोटा होता है उसको पॉलीमेनोरिया बोलते हैं। अगर किसी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल हर बार 35 के बाद आता है, आ जाएगा वापस नेक्स्ट 35 के बाद आएगा, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी? ओलिगो। मोर देन 35 डेज मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल 35 डे के बाद आता है, इसको क्या बोलेंगे? सेम वही, इसको में भी वही पॉली एंड ओलिगो। हाइपर और हाइपो, हाइपर को बोलते हैं नॉर्मली ब्लीडिंग कितने दिन होती है? 5। अगर किसी फीमेल में पीरियड कितने दिन का है कोई मतलब नहीं है, अगर किसी फीमेल में ब्लीडिंग या तो 80 ml से ज्यादा हो रही है या 7 दिन से ज्यादा हो रही है, क्या ब्लीडिंग, उसको बोलेंगे हाइपर। और अगर किसी में ब्लीडिंग या तो 2 दिन से कम हो रही है या 20 ml से कम हो रही है उसको बोलेंगे हाइपो। ये क्यों याद नहीं होता? कहाँ याद है? ये याद ही नहीं आपको, इतना से पूछा किसी ने नहीं बताया। तो बताओ हाइपर का दूसरा नाम क्या है? मीनोरेजिया। तो बताओ पॉली का दूसरा नाम क्या है? एपिमिनोरिया। कौन सा मिनोरिया? एपी मतलब जल्दी जल्दी आ रहा है, पॉली मतलब एपी, हाइपर मतलब मिनोरेजिया। जब हाइपर में मिनोरेजिया क्यों पड़ा? कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिन से आ रहा है, लेकिन आता है तो ज्यादा ब्लीडिंग होता है, इसलिए बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग होना मिनोरेजिया कहलाता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ब्लीडिंग फेज, ड्यूरिंग द ब्लीडिंग फेज एक्सेसिव ब्लीडिंग इज कॉल्ड मिनोरेजिया। यस सेम वही इसको में लागू होता है, हाइपो अलग होता है, ओलिगो अलग होता है, हाइपर अलग होता है, पॉली अलग होता है। सेम ये कि ये कहां अप्लाई करेंगे अपन? कोस्टम के काउंट में अप्लाई करेंगे। तो ये बात याद होगी आपको? हाँ या ना? क्यों गलत? सुन लो ना एक बार में, आप सुनते नहीं हो फिर मैं बार बार ऐसे करता रहता हूँ। ये समझ में आ गया? मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं। तो एक ना कौन आता है जीआईएफ, यू नो अबाउट जीआईएफ, उस टाइप्स। चलो यहाँ पे वही है। ओलिगो का मतलब है काउंट, ओलिगो का मतलब क्या है? काउंट। वहां पर मेंस्ट्रुएशन काउंट कर रहे थे, यहाँ स्पर्म की काउंट चेक करेंगे। एमएल का कोई रिलेशन नहीं है। एक एमएल में अगर 20 मिलियन से कम है उसको बोलेंगे ओलिगो, क्या बोलेंगे? तो हाइपोस्पर्मिया क्या होगा? स्पर्म तो ये है ना, लेस देन 20। अगर किसी पर्सन के एक एजाकुलेशन में सीक्रेशन 2 ml से कम है, स्पर्म का कोई लेना देना नहीं है, स्पर्म का कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी पर्सन के एक एजाकुलेशन में अगर सीमन 2 ml से कम है उसको बोलेंगे हाइपोस्पर्मिया, क्योंकि 2 ml से कम है तो सीधी सी बात है स्पर्म कम ही हुआ। तो अल्टीमेटली बात वही है ना, लेकिन हाइपो का मीनिंग अलग है, क्योंकि हाइपो का मीनिंग क्या था? हाइपोमेनोरिया का मीनिंग क्या था? लेस देन 20 ml ब्लड इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, सेम एज लेस देन 2 ml फ्लूइड फॉर एजाकुलेशन इज कॉल्ड हाइपोस्पर्मिया। समझ में आया? तो डिफरेंस बिटवीन ओलिगोस्पर्मिया एंड हाइपोस्पर्मिया, ओलिगो में किसको काउंट करेंगे? स्पर्म को। हाइपो में फ्लूइड को। अगर 1 ml में 20 से कम है मिलियन से, ओलिगोस्पर्मिया। अगर सीमन खुद ही कम है, इट इज हाइपोस्पर्मिया। समझ में आया क्या ये बात? मैं कह रही हूं समझ में आया? व्हाट इज हाइपरस्पर्मिया? मोर देन 6 ml, more than 6 ml fluid per ejaculation is called hyperspermia.
मोर देन 6 ml फ्लूइड पर एजाकुलेशन, या मैं ऐसे लिख दूं, मोर देन 6 ml सीमन पर एजाकुलेशन। तो ये क्या हो गया, हाइपर। अब दोनों याद मत करो, कोई एक याद करो। दोनों एक याद करने का तरीका ऑलिगो कर लो, या ऑलिगो पॉली कर लो। ऑलिगो का मतलब 1 ml में 20 से कम, पॉली का मतलब 1 ml में 350 मिलियन से ज्यादा, पॉली का मतलब 1 ml में 350 से ज्यादा। तो जहां पे ऑलिगो और पॉली आ जाए वहां स्पर्म की काउंट है, जहां हाइपर हाइपर आ जाए वहां स्पर्म से कोई लेना देना नहीं है, सीमन से लेना नहीं। और सीमन हमेशा फ्लूइड में एमएल में होता है, स्पर्म हो गया सेल है। अरे मछली नंबर में होगी, पानी लीटर में होगा, इतना तो समझते हो। अब तो स्विमिंग पूल इज सीमन, मछली इज स्पर्म, बस खत्म। इतना भी नहीं समझते। मछली जल की रानी है, कभी सुना मछला जल का राजा है, कभी सुना? क्या होते नहीं है लोग, इंसान मेल पर्सन राजा ही नहीं हो सकते। अगर कोई आपको राजा बोलता है तो वो गलत है, समझ आना, वो झूठ है, कोई राजा नहीं होता। ये हो गया सब, आगे बढ़ो, बोलो, सब लिख लिया। अब फीमेल के अंदर, मेल का सारा टेस्ट कर लिया, अब फीमेल का टेस्ट करते हैं। फीमेल में थोड़ा टेस्ट कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मेल में तो क्या होता है, सीमन एनालिसिस होता है। फीमेल में ओवरी की टेस्टिंग होती है, यूट्रस की टेस्टिंग होती है, फैलोपियन ट्यूब की टेस्टिंग होती है, सर्वाइकल कैनाल की टेस्टिंग होती है, बहुत सारी चीजें, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा, क्योंकि सारा काम ही फीमेल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ही हो रहा है। इसका मतलब हिस्ट्री में जनरल, मेडिकल, सर्जिकल, मेंस्ट्रुएशन, ऑब्स्टेट्रिक, पास्ट, प्रेजेंट, सब आपने केस स्टडी बनाई ओबीजी में, पास्ट गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री, पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल कंडीशन, पास्ट मेडिकल कंडीशन, पास्ट प्रेगनेंसी, गटपाल, फटपाल, पता नहीं क्या क्या पढ़ा आपने, पढ़ा नहीं पढ़ा? सारी जितनी हिस्ट्री ले सकते हो, एंडोक्राइन, मेटाबॉलिक, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक, पास्ट, प्रेजेंट, सर्जिकल, नॉन सर्जिकल, मेंस्ट्रुएशन, क्लाइमेक्टेरिक, सब हैबिट, सब कुछ पूरा। मेडिकल, सर्जिकल, मेंस्ट्रुएशन, ऑब्स्टेट्रिक, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, एग्जामिनेशन, जनरल, सिस्टमैटिक। एग्जामिनेशन में क्या, जनरल एग्जामिनेशन, बीपी वगैरह नॉर्मल नहीं है, वाइटल्स कैसे हैं, सिस्टमैटिक, कोई बॉडी का सिस्टम, एंडोक्राइन अब्नॉर्मलिटी तो नहीं है, गायनेकोलॉजी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सिस्टम का कोई अब्नॉर्मलिटी तो नहीं है, स्पेकुलम एग्जामिनेशन, स्पेकुलम न्यूरोलॉजी, स्पेकुलम, स्पेकुलम आता है इसमें वेजिनल कैनाल और सर्विक्स और यूट्रस का एग्जामिनेशन क्या, टीवीएस, यू नो टीवीएस, ट्रांस वेजिनल सोनोग्राफी। ट्रांस वेजिनल सोनोग्राफी कैसे करते हैं, फीमेल को लिथोटॉमी पोजीशन पे लेटाते हैं, स्पेकुलम आता है, स्पेकुलम से वजाइना को डायलेट करते हैं, उससे विजुअलाइजेशन ऑफ वजाइना, सर्विक्स एंड यूट्रस थ्रू द एनी स्कोप इज कॉल्ड टीवीएस, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी। तो वजाइना को डायलेट करके मैं बताऊंगा, इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा इसके बाद में, वो स्पेकुलम दिखा दूंगा आपको। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, हार्मोनल स्टडी, हार्मोन में क्या क्या स्टडी चेक करते हैं भाई, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जीएनआरएच, मैं तो लाइन वाइज लिखता हूं, कुल मिला के एचपीओ एक्सिस। कौन सा एक्सिस, किसी भी फीमेल में एचपीओ एक्सिस नॉर्मल होना चाहिए। कौन सा नॉर्मल होना चाहिए, एच मतलब प्रिंसिपल, टी मतलब टीचर, ओ मतलब स्टूडेंट। कोई भी स्टूडेंट सिलेक्ट कब होता है, जब प्रिंसिपल सही काम करे, टीचर सही काम करे और स्टूडेंट सही काम करे, तीनों। तो एंडोक्राइन में पढ़ते हैं हम लोग, हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकलेगा, जीएनआरएच, पिट्यूटरी से कौन सा निकलेगा, एफएसएच एंड एलएच, और ओवरी से क्या निकलेगा भाई, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ये पांचों हार्मोन एकदम ओके है। हालांकि ये तो हो गया डायरेक्ट सेक्सुअल हार्मोन बोलते हैं इसको, इनडायरेक्ट मतलब थायराइड ग्लैंड भी सही काम करनी चाहिए, पिट्यूटरी की और भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये तो 100% काम करनी चाहिए, तभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉर्मल होगा, तभी प्रेगनेंसी हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। एचपीओ एक्सिस आजकल की फीमेल की मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दो, इस दुनिया में 35% फीमेल को मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटी है, और आने वाली 2030 तक 60% फीमेल को पीसीओडी होगा। ये नया रिसर्च है डब्ल्यूएचओ का, 60% फीमेल को पीसीओडी। व्हाट इज पीसीओडी, किसकी वजह, क्यों होता है, हार्मोन एब्नॉर्मलिटी। और हार्मोन एब्नॉर्मलिटी कैसे होती है, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, हेल्दी नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हर चीज का स्ट्रेस ले लिया, टेस्ट में नंबर कमाए, उसके लिए पता नहीं क्या क्या हो गया। हर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आप जिंदगी में सुखी जीवन जीना चाहते हो, आपकी लाइफ स्टाइल इंपोर्टेंट है। इस दुनिया में 2030 तक 70% लोगों को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होगी। ये डब्ल्यूएचओ सर्वे कर रहा है, गलत नहीं है। 70%, 70% पीपल विल सफर फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। व्हाट इज नॉन कम्युनिकेबल, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, कैंसर, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ये सारी, हाइपरलिपिडीमिया, पीसीओडी, ये सारी प्रॉब्लम क्या है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती, लेकिन एक पर्सन में जरूर होगी, बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, आप हार्मोन को टाइम ही नहीं देते हो सही से, इतना स्ट्रेस लेते हो, इतना स्ट्रेस लेते हो कि आपकी बॉडी में एड्रिनल इतना एक्टिवेट हो जाती है, जितना एड्रिनल एक्टिवेट होती है उतना हमारी फ्यूचर खराब होता है। जितना एड्रिनल मिनिमाइज रहता है उतना ही अच्छा रहता है। लेकिन पीसीओडी का एक ही ट्रीटमेंट, आपको भी हॉस्पिटल में चले जाना, जब तक सिस्ट नहीं बन जाती डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। सिस्ट बन जाएगा तो डॉक्टर बोलता है सिस्ट को हटा लेंगे, लेकिन ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। सिस्ट वापस बन जाएगा अगर हार्मोन नॉर्मल रहा तो पीसीओडी होता है, डॉक्टर बोलता है कुछ नहीं करना, लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करो। एक ही डॉक्टर बात बोलता है, तो लाइफ स्टाइल मॉडिफाई कैसे करें, मस्त रहो, मस्त कैसे रहे, ये क्या बोलेगा मस्त रहो, अरे कैसे रहे, मस्त रहने नहीं देते लोग, फिर क्या करें, कि लोग, डॉक्टर बोलेगा लो जाए बाहर में, मस्त रहो। सच में ये कह रहा हूं मैं, एक ही कंडीशन है, बहुत प्रॉब्लम, इस दुनिया में इतनी प्रॉब्लम है कि पूछो मत आप। तो ये हार्मोनल स्टडी लिख लिया सब, हाँ या ना? फिर आता है सर्वाइकल म्यूकस स्टडी। कौन सी स्टडी, यू नो अबाउट फर्न टेस्ट, वो यही है फर्न। फर्न टेस्ट दो जगह पे किया जाता है, एक प्रेगनेंसी में, एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में, दोनों जगह किया जाता है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, टू एसएस ओवुलेशन। टू एसएस ओवुलेशन कब होता है, 28 दिन का मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, आने वाले पीरियड से 14 दिन पहले, सही बात है। तो माना कि जिसका पीरियड रेगुलर है, तो लगभग लगभग पीरियड्स पूरे महीने के बिटवीन, इन बिटवीन, बीच में करेंगे फर्न टेस्ट। क्या करते हैं, फीमेल को लिथोटॉमी पोजीशन, उसको बोलते हैं कफ कीजिए, सर्वाइकल म्यूकस का सैंपल लेते हैं, सर्वाइकल म्यूकस का मतलब सर्वाइकल कैनाल से सैंपल लेते हैं, क्या असेस करने के लिए, ओवुलेशन। फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, यू नो अबाउट माइक्रोस्कोप, वो पढ़ते थे ना, वही ठीक है, पता ही है, सब पता है। माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो दो रिजल्ट आएगा,
एक आएगा फन लाइक पैटर्न प्रेजेंट, एक आएगा फन लाइक पैटर्न एब्सेंट। और ये करना कब है ये भी लिख देना, टू असेस ओवुलेशन जस्ट इन बिटवीन मंथ। रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में इरेगुलर में पता ही नहीं चलता। अगर 28 दिन का साइकिल सबको पता है तो 14वें दिन करते हैं, 14th डे करना है, बस याद रखना कौन से दिन करना है। और रेंज पूछ ले तो डे 12 टू डे 16 को करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के, डे 12 टू डे 16। एग्जैक्ट पूछ ले तो डे 14। किसका पता लगाने के लिए, ओवुलेशंस। फन लाइक पैटर्न या तो प्रेजेंट या एब्सेंट। अगर फन लाइक पैटर्न एब्सेंट है तो आप क्या समझते हैं? अच्छा, आपको भीनी पता, दूध भीनी किसको पता है? नहीं पता ना दूध भीनी क्या होती है? ये राजस्थान वालों को लगा, बाहर वालों को पता नहीं, कुछ और बोलते होंगे शायद। सर्दी का मौसम हो, आप दूध पीते हो, दूध में वो जालीनुमा स्ट्रक्चर आती है, वो डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आप क्या बोलते हैं? हमारे तरफ फीनी बोलते हैं उसको। गरम गरम दूध होता है, बाहर वो कड़ाई वाला दूध मिलता है, उसमें वो अरे फीनी होती है ऐसी जालीनुमा, वो डालते हैं। तो थ्रेड, हाँ जाली मतलब जाली उसकी बेसन की बनी होती है। हाँ अच्छा, सेवइयां देखी, सेवइयां पतली वाली, बस बस सेवइयां पे जाओ आप। तो थ्रेड इज लाइक ए पतली पतली सेवइयां। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? थ्रेड का मतलब है वेरी थिन थ्रेड, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड कब बनता है? जब कोई लिक्विड लिक्विड सिक्रेशन क्या हो जाए, सॉलिड हो जाए या सेमी सॉलिड हो जाए, या वो क्या हो जाए, थिक हो जाए। जब कोई फीमेल के ओवुलेशन होता है तो सर्वाइकल म्यूकस का सिक्रेशन बहुत ज्यादा थिन, स्मूथ, ग्लिसरिंग और लिक्विफाई हो जाता है। अगर किसी फीमेल का सिक्रेशन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जस्ट बिटवीन, पूरे साइकिल के बिटवीन में स्मूथ, ग्लिसरिंग, लिक्विफाई हो जाता है, इसका मतलब है फन लाइक पैटर्न एब्सेंट। और फन लाइक पैटर्न का एब्सेंट का मतलब है ओवुलेशन प्रेजेंट, ओवुलेशन प्रेजेंट। और अगर किसी का फन लाइक पैटर्न प्रेजेंट है, इसका मतलब ओवुलेशन नहीं हो रहा है, ओवुलेशन। और ओवुलेशन का मतलब होता है ग्लिसरिंग, स्मूथ, लिक्विफाई, थिन वेजाइनल सीक्रेशन। इसी को बोलते हैं फन टेस्ट। फन टेस्ट एब्सेंट का मतलब ओवुलेशन हो रहा है, फन टेस्ट प्रेजेंट का मतलब ओवुलेशन नहीं। मतलब क्या है तो नहीं है, नहीं है तो है, नहीं है तो है तो नहीं है। ओवुलेशन है तो फन टेस्ट नहीं है, फन टेस्ट नहीं है तो ओवुलेशन है, याद रखोगे। नहीं है तो है तो नहीं है। तो अगर किसी फीमेल का हमने फन टेस्ट किया और फन टेस्ट नेगेटिव आ गया, इसका मतलब फीमेल में तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ओवुलेशन हो रहा है, ओवुलेशन हो रहा है इसका मतलब वो हमारा है, सीधी बात है। तो कुल मिला के आप समझे, फीमेल में वन साइडेड फीमेल में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फन टेस्ट नेगेटिव, तो सर्वाइकल म्यूकस स्टडी से क्या पता करते हैं, फन टेस्ट। और फन टेस्ट नेगेटिव इज अ गुड साइन ऑफ ओवुलेशन, सही है। एक और टेस्ट होता है ओवुलेशन का पता करने का, बीबीटी। क्या होता है जी? बीबीटी, बीबीटी की फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, वाह भाई वाह। बीबीटी, बेसल बॉडी टेम्परेचर, बेसल बॉडी, ये भी ओवुलेशन का पता करने का एक टेस्ट। ये लिख लिया सबने? हाँ या ना? ये सबने लिख लिया ना? अरे बेवकूफो, इसको रटो मत। सैंपल लिया, कब लेना है? 28 दिन के पीरियड के जस्ट बिटवीन में लेना है। सैंपल लेने के बाद माइक्रोस्कोप पे देखना है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिख रही है, सीक्रेशन ज्यादा ठीक नहीं नजर आ रहा है, एकदम लिक्विफाई नजर आ रहा है, इसका मतलब ओवुलेशन हो रहा है, खत्म, टॉपिक एंड। एक होता है पीबीटी, क्या होता है? सर्वाइकल म्यूकस सीक्रेशंस। प्रोजेस्टेरोन के लेवल पे लगभग 14 से लेकर 22-23 दिन तक कर सकते हैं सर्वाइकल म्यूकस सीक्रेशन। एग्जाम देगा, ये थ्रेड लाइक पैटर्न है, ये नॉन थ्रेड लाइक पैटर्न हो गया, ठीक है, ये मैंने लिखवा दिया। अगर प्रेजेंस है तो ओवुलेशन नहीं हो रहा है, हो रहा है तो ठीक है, ये बता दिया। अब एक आता है बेसल बॉडी टेम्परेचर। क्या होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर? ये सवाल आया एक बार पेपर में, जो आपने अभी लिखा था ना, फॉरेन लाइक पैटर्न वाला, उसको उसी को दूसरा नाम बोलते हैं स्पाइन बार्केट। उसी को क्या लिखा है, फॉलोइंग ओवुलेशन देयर इज लॉस ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी। स्ट्रेचेबिलिटी मतलब स्पाइन बार्केट व्हिच वाज प्रेजेंट इन मिड साइकिल। क्वेश्चन आता है स्पाइन बार्केट टेस्ट किसके लिए यूज होता है? ओवुलेशन के लिए यूज होता है स्पाइन बार्केट टेस्ट। एक होता है मीटल स्मर्ज साइन, कौन सा साइन? वो हम पढ़ेंगे ऑप्स में। एक होता है स्पाइन बार्केट साइन। स्पाइन बार्केट साइन ओवुलेशन का पता लगाने के लिए किया जाता है। मीटर स्मर्ज साइन भी क्या है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जस्ट बीच में फीमेल को, हर किसी में नहीं, किसी किसी में पेन होता है। क्या होता है? एब्डोमिनल पेन होता है। एब्डोमिनल पेन जस्ट बिटवीन द मंथ ड्यू टू ओवुलेशन इज कॉल्ड मीटल स्मर्ज साइन। अगर किसी के 28 डे का साइकिल है तो 14th डे को उसको पेन होगा एब्डोमिनल। सब में नहीं होता, किसी किसी में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मीटल स्मर्ज। तो क्या लिखो इसको? एब्डोमिनल पेन इन बिटवीन मंथ ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल ड्यू टू ओवुलेशन, उसको क्या बोलते हैं? मीटल स्मर्ज। और फन टेस्ट को बोलते हैं स्पाइन मार्केट अपीयरेंस। फन टेस्ट को क्या बोलते हैं? मतलब जो सर्वाइकल म्यूकस स्टडी है उसको तो बोलते हैं स्पाइन मार्केट, और मीटल स्मर्ज बोलते हैं इसको। दोनों बातें याद रखना, बेसिक बात है, ये एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं खास। ये दोनों बातें समझ में आई आपके? हाँ या ना? आई कि नहीं आई? कुछ तो बोलो। ऐसा कौन है जिसको स्पाइन मार्केट और मीटल स्मर्ज समझ में नहीं आया? तो वापस पूछना है। देखो मीटल स्मर्ज तो कुछ है ही नहीं। किसी किसी फीमेल में 28 दिन का साइकिल होता है, तो उसके जस्ट बिटवीन 14th डे को किसी किसी के पेन होता है, उसको बोलते हैं मीटल स्मर्ज है। इरेगुलर तो पता ही नहीं चलता, जिस दिन हो रहा है पता ही नहीं चलता ना कब हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर हो रहा है उसको बोलते हैं, इरेगुलर है तो ओवुलेशन का पता ही नहीं चलता हमें
साइकिल में ओवुलेशन का पता ही नहीं चलता, बस ऐसा बोलते हैं कि जिस दिन होता है उस दिन हल्का सा पेन होता है। और स्पाइन मार्केट का मतलब जब फन लाइक पैटर्न डिसअपीयर हो जाता है, इस फिनोमिना को स्पाइन मार्केट अपीयरेंस बोलते हैं। स्ट्रेचेबिलिटी लॉस हो जाती है, इसको हम बोलते हैं स्पाइन मार्केट। दो बातें समझ में आ गई आपको? अब तीसरा है बीपीटी। आया ना? बीपीटी का लिख रहे हो? मेरे को एक बार किसी ने ओबीटी पूछा, सर स्पाइन मार्केट क्या है, आपने बताया ही नहीं। अब बात सुन ले, स्पाइन मार्केट ऑनलाइन वालों को सब समझ में आ गया, तुम अभी तक एक दूसरे का मुंह देख रहे हो बेवकूफ। समझ आ गया? समझ में क्या बोल रहा है वो? आपको क्या पता आसपास, उनके पास जितना देखने को लिए उतना आपके पास भी नहीं है। ऑनलाइन वालों के पास में अपने घर की टीवी पड़ी है, घर के साथ सामान पड़ा है, फोटो के बीच में गैलरी में जाके भी बहुत कुछ देख लेते हैं वो। ऑनलाइन क्लास का एक बेनिफिट ये है कि पहले क्लास लो, बीच में थक जाओ, बाहर जाके चाय पियो, ऐसे जोर से अंगड़ाई ली, वापस आके 2x कर दी स्पीड। बीच में टीचर कुछ फालतू बकबक करता है, उसको बाइक आउट कर दिया। ये आप कर नहीं सकते चाहकर भी, लेकिन वहां मोटिवेशन नहीं रह पा रहा। ऑनलाइन क्लास के लिए अपने आप को मोटिवेट करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 4 घंटे क्लास नहीं ले पाता कोई, 4 घंटे वाली क्लास 2 घंटे में लेता है, इस चक्कर में कोई इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है। इसलिए ऑनलाइन कैंडिडेट सिलेक्ट तो होते हैं, लेकिन उनको 2 बार पढ़ना पड़ता है, 2 बार कोर्स को रिवाइज करना पड़ता है। ऑफलाइन वाला एक बार में सिलेक्ट हो जाता है। ऑनलाइन का बेनिफिट ये है, कितनी बार उस क्लास को देख सकते हो। यहाँ पर सर वापस बैठ जाओ, चिंता आ जाओ, फिर वापस जाओ, फिर वापस जाओ, कैसे जाए? आप खुद के माइंड में जा सकते हो। दुनिया चले गाड़ी, मैं चलूं पिछाड़ी, या दुनिया चले पिछाड़ी, मैं चलूं, बस ठीक है चलो आप। बेसल बॉडी टेम्परेचर, बेसल बॉडी का मतलब होता है रोजाना। देखो सीधा फंडा यहाँ पर, एक दिन से लेके आज पहला दिन है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, माना, और वापस मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगा 29 को, रोजाना बुखार चेक करना है, रोजाना थर्मामीटर लेके ऐसे ऐसे एवरी डे। जिस दिन टेम्परेचर बढ़ जाए समझ जाओ उस दिन ओवुलेशन हो रहा है। बेसल बॉडी टेम्परेचर मतलब रोजाना 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 एक दिन बढ़ के ऐसे हो गया। इसका मतलब बाईफेजिक पैटर्न बोलते हैं उसको। बाईफेजिक का मतलब टेम्परेचर बढ़ के कम हुआ, उसको बोलते हैं बाईफेजिक। ऐसे चल रहा था, ग्राफ ऊपर जाके नीचे आया। बाईफेजिक का मतलब समझे? क्वेश्चन आ सकता है बाईफेजिक पैटर्न का मीनिंग क्या है? इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर चेंज हुआ। इसका मतलब जब भी किसी फीमेल में ओवुलेशन होता है टेम्परेचर में चेंजेस होता है। तो ये बेसल बॉडी क्यों है? सीधा ही 14 डे पे चेक कर लो ना, तो रोजाना क्यों चेक करना भाई, बताओ रोजाना क्यों चेक करना? बेसल बॉडी का टेम्परेचर का मतलब है बेस लाइन के साथ में कंपेरिजन। एक पेशेंट है, उसका हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट किया और देखा उसकी बीपी है 90/70। बीपी कितनी है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट किया, उसकी अडल्ट वेट है, उसकी बीपी 5-10 मिनट बाद हमने देखी 90/70। आपका पहला एक्शन क्या होगा? डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे या नहीं? अगर डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे तो भी बेवकूफ है, नहीं करोगे तो भी बेवकूफ हो आप, क्योंकि आप लापरवाह हो, आप फर्जी हो। क्यों? जो ही आपकी बीपी पेशेंट की 90/70 है, आपके मन में पहली चीज आनी चाहिए थी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने से जस्ट 1 मिनट पहले बीपी कितनी थी। अगर आपने ली नहीं, यू आर नेग्लिजेंट नर्सिंग ऑफिसर, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने से जस्ट पहले वाइटल चेक करना होता है, सबसे लास्ट में वाइटल करना होता है। वापस सब काम कर लिया, ब्लड लेके आगे क्रॉस चेक कर लिया, यूनिट नंबर चेक कर लिया, सेगमेंट नंबर चेक कर लिया, थाउनिंग टाइम कितना होता है मोस्टली? थाउनिंग टाइम कितना होता है बीपी का? मुक्का मारूंगा ऐसी जगह। थाउनिंग, व्हाट इज थाउनिंग? थाउनिंग 30 मिनट्स। व्हाट इज थाउनिंग? लगाना नहीं, पूरा करना नहीं, थाउनिंग बोल रहा हूँ, सुनो। थाउनिंग का मतलब होता है, ये क्या है? ब्लड बैंक, ये है पेशेंट का आईवी कैनुला। ब्लड बैंक से स्लो होने के कितने मिनट के अंदर अंदर स्टार्ट कर देना है? 30, मैक्सिमम कितना? 30 मिनट। अब देखो आप चाय पी रहे हो, गप्पे मार रहे हो, वो अलग है, बुक्स में क्लियर कट लिखा है कि 30 मिनट में स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब हम करते नहीं है, हमारे पास 5 पेशेंट होते हैं, वार्ड बॉय लेके आ जाता है, हम लेके खड़े रहते हैं, बातें करते हैं, तो वो अलग है। क्लियर कट याद रखना, 30 मिनट इज थाउनिंग प्रोसेस। अरेंज फ्रॉम द ब्लड बैंक टू इन्फ्यूज द पेशेंट्स, टाइम ड्यूरेशन इज कॉल्ड थाउनिंग टाइम, 30 मिनट। तो अब आपने ब्लड स्टार्ट किया, बीपी 90/70 है, आपकी पहली रिस्पांसिबिलिटी है बेसलाइन चेक करो। पहले भी 90/70 थी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पहले थी 120/90, फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना। बेसल बॉडी, इसका मतलब बेसल वाइटल चेक करना जरूरी था कि नहीं था? सेम वही, हर महीने रोजाना बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेचर चेक करेंगे। जिस दिन ओवुलेशन होगा उस दिन चेंजेस नजर आएगा। आपको पता कैसे चलेगा? आपने सीधा 14th डे पे टेम्परेचर चेक किया, किसी का आया 99.2, 99.8 आ गया, मान लो कि 99.8 आ गया, आप ये कैसे कह सकते हो कि ये टेम्परेचर ज्यादा है? क्या पता पूरे महीने 99.8 होगा? आप कैसे, आप ये प्रूव कब करोगे आज ज्यादा है इसका 0.6 या 0.5? जब आप रोजाना चेक करते हो। तो बेसल बॉडी टेम्परेचर का मीनिंग होता है कंपैरिजन विद बेसलाइन, कंपैरिजन विद बेसलाइन। तो सेम ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला फिनोमेना, स्टार्ट करने से जस्ट पर चेक करना, फिर बाद में चेक करना, चेंजेस आता है तो एब्नॉर्मलिटी, नहीं आता है तो ओके। तो बेसल बॉडी का मतलब होता है एवरीडे। ओवुलेशन में बाइफेजिक पैटर्न आता है। कौन सा पैटर्न आता है? बाइफेजिक। पहले से चल रहा था, नीचे गया, ऊपर गया, इसको बोलते हैं बाइफेजिक। यूनिफेजिक पैटर्न का मतलब नो ओवुलेशन, यूनिफेजिक पैटर्न का मतलब नो ओवुलेशंस। वेरी गुड। अब एक आता है रूबिन टेस्ट। बीबीटी के बारे में इतना ही बता रहा था, लेकिन कुछ था ही नहीं। बाइफेजिक पैटर्न, ओवुलेशन, टेम्परेचर बढ़ता है बस। तो रूबिन टेस्ट क्या होता है? रूबिन टेस्ट भी चेक करते हैं। देखो ये है ओवरी, ये है फैलोपियन ट्यूब, ये है यूट्रस। फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी चेक करने को बोलते हैं रूबिन टेस्ट। कई बार ओम यहाँ से आ गया, यहाँ से फैलोपियन ट्यूब चिपकी हुई है, यहाँ से स्पर्म आ ही नहीं पाएगा,
आप मेल के स्पर्म चेक किए एकदम मोटाइल, वाइटल, मोर्फोलॉजी, हाइली न्यूक्लियेटेड, सब कुछ ओके। आपने ओवम चेक किया एकदम ओके, लेकिन ये दोनों मिल ही नहीं रहे क्योंकि फैलोपियन ट्यूब चिपकी हुई है। टू चेक द पेटेंसी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड रूबिन टेस्ट। ये फैलोपियन ट्यूब पेल्विक ओपनिंग से लेकर मीडियल ओपनिंग तक ओपन होनी चाहिए, पेटेंट होनी चाहिए। तो फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी चेक करने को कौन सा टेस्ट बोलते हैं? रूबिन टेस्ट। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है? साल्पिंग्स, ओविडक्ट, मुलेरियन डक्ट, कुछ भी बोलो आप। फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लेमेशन फैलोपिनाइटिस, साल्पिन, साल्पिनजाइटिस। होशियार तो हो भैया, बहुत होशियार, होशियार, बहुत ज्यादा होशियार हो गए आप, है ना? हो गया। अब देखो, मेल की स्टडी कर ली, फीमेल की स्टडी कर ली, ओवुलेशन की स्टडी कर ली, फैलोपियन ट्यूब की स्टडी कर ली, सब कुछ देख लिया, जनरल एग्जामिनेशन कर लिया। लेकिन कई बार क्या होता है, सुनो, आप यहाँ पे आप टेस्ट दे दो, आपके 100 में से 90 नंबर आ रहे हैं। आप रूम जाके टेस्ट देते हो, 100 में से 90 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब एग्जाम में कितने लाने? 65 टू 70, 65 टू 70 आ जाए, मोर देन इनफ है। माइनस निकालने के बाद नंबर आ रहे हैं 90। अब एग्जाम देने जाए और 40 नंबर आए, इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है? इसका मतलब एग्जाम हॉल के साथ हमारी नहीं बन रही है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब ओम नॉर्मल, एकदम स्पर्म नॉर्मल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एकदम ओके, सिस्टम पूरा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओके, उसके बाद में भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उसके लिए चेक करते हैं, एक आपके मशीन लगाएंगे यहाँ, कहाँ? यहाँ, और आपको एग्जाम हॉल में भेजेंगे और मशीन लगाएंगे स्ट्रेस नापने वाली। क्या नापने वाली? जब आपके यहाँ पर 90 नंबर आ रहे हैं, आपके रूम हॉस्टल में 90 नंबर आ रहे हैं, चलते चलते पेपर करते हो तो भी 80 नंबर आ जाते हैं, जब यहाँ से जाते हो बीच में से गाय चली हुई है, ऐसे ऐसे चलते हो तो भी आप टिक करते हुए 90 नंबर ले आते हो, तो एग्जाम हॉल में ऐसा क्या होता है कि आपके 90 नंबर नहीं आते? यहाँ एक मशीन लगाते हैं, जो आप एग्जाम हॉल में बनते हो आपका स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि आपके 40 नंबर आते हैं। सेम ऐसा ही एक टेस्ट करते हैं, जो मैं बता रहा हूँ, ये पीछे एक सिर्फ एग्जाम्पल था, वो थोड़ा अलग है, बट ऐसा ही है। एक टेस्ट ये तो बता दिया, अब आपको ये चीज बताने की जरूरत नहीं है कि रूबिन टेस्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी चेक करते हैं। आपने पढ़ा होगा जीआईटी में और हर जगह कि कभी भी एब्डोमेन का कोई भी एग्जामिनेशन या लेप्रोटोमी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो एब्डोमेन को फुलाते हैं, अंदर CO2 गैस भरते हैं। तो ये ऐसे ज्ञान है कि एब्डोमेन को फुलाना पड़ेगा क्योंकि फैलोपियन ट्यूब को चेक करना है, तो कौन सी गैस से फुलाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन से फुलाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर किस कलर का होता है? कैसे कलर का? ग्रे, ग्रे कलर। ग्रे मतलब प्रॉब्लम, तो CO2 इज प्रॉब्लम, तो ऐसे याद रख सकते हो, हमारे इधर ग्रे मतलब प्रॉब्लम को बोलते हैं कि ग्रे होगी। ठीक है, तो ट्यूबल पेटेंसी होगी, कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ ये याद रखना, CO2 से पेट को फुलाते हैं। ये पेट नहीं भरने हैं, बस CO2 से पेट को फुला दिया। कब करते हैं? मोस्टली ब्लीडिंग पूरी हो जाने के बाद, उसके 2 दिन बाद ये रूबिन टेस्ट करते हैं। कोई भी पेल्विक इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, PID नहीं होना चाहिए, वरना कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये तो बेसिक बात होगी। अब वो जो मैं अभी बता रहा था स्ट्रेस वाला टेस्ट, उसको बताऊंगा, उसके बाद में हमारा इनफर्टिलिटी वाला मामला पूरा हो जाएगा, फिर मैनेजमेंट करेंगे। बस थोड़ा जल्दी लिखो फिर, इसमें पेज नहीं भरो तो भी चलता है। रूबिन टेस्ट का मतलब क्या होता है मैंने लिखवा दिया, कौन सी गैस यूज करते हैं वो भी है। अब कुछ लोग इसको पोविडल लाइन टू लाइन एज RM सब कुछ लिखेंगे, तो मैं कभी ना पढ़ा हूं ना मैं कभी लिखता हूं। आप आगे कब आए? हैं? मुझे पता ही नहीं चला आप आए कब। आप आए और मुझे नहीं दिखे, हो नहीं सकता। कब आए आप? पूरे 15 दिन से एब्सेंट हो आप, आए कब बताओ? मैं किसी को नहीं बोलूंगा। कितने दिन हो गए? तो क्लास तो नहीं आ रहे थे, तबीयत खराब, क्या हुआ? बताओ ना क्या हुआ, धीरे से बोल जाओ, मैं कुछ बोल तो पर्सनल, क्या आपको सुनाई दे देगा? अच्छा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर्सनल प्रॉब्लम तो प्रोफेशनल। चलो सर मारी मत बताओ, छोड़ो, क्या पता ऐसी प्रॉब्लम हो सर मारी है। चलो भाई कोई ना, मैंने कहा भाई छोड़ो, कुछ ऐसी ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है ना? घबराना मत, कुछ हो तो दिक्कत नहीं है, हम डॉक्टर खूब है यहाँ, तुम्हारे कुछ नहीं है। तो हरियाणा वाले को जो प्रॉब्लम होती है वो भी दूसरों को हो जाती है, तुम्हारे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? एक करेंगे हिस्ट्रोसाल्पिंजोग्राफी, ये भी पढ़ लो क्या होता है। हिस्ट्रोसाल्पिंजोग्राफी क्या है? हिस्ट्रो मतलब स्टडी, भाई टिश्यू की स्टडी को बोलते हैं हिस्ट्रो। साल्पिंजो मतलब फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब का यूजुअल एग्जामिनेशन करना हिस्ट्रोसाल्पिंजोग्राफी कहलाती है। ये भी कर ली, उसमें भी कोई अब्नॉर्मलिटी आया या नहीं आया देख लेंगे। उसके बाद आएगा अपना टेस्ट का नाम है सर्वाइकल फैक्टर टेस्ट। चलो लिखो नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन में सर्वाइकल फैक्टर मत लिखना, सीधा ये लिखना, और इसके ऊपर 5 स्टार लगा देना, सिम्स हनर टेस्ट, ये छोड़ दो। क्या लिखना? सिम्स हनर टेस्ट, या इसको बोलते हैं पोस्ट कोइटल टेस्ट, दो नाम इसके। और एक बार पेपर में आया SHPCT की फुल फॉर्म बताओ, इधर से स्टार्ट करो, सिम्स हनर पोस्ट कोइटल टेस्ट। मेरा क्या नाम है, ऐसे लिखो SHPCT फिर ऐसे, और SHPCT इसकी फुल फॉर्म बताओ, और ऑप्शन क्या क्या पता है? ये किससे रिलेटेड है? पहला क्वेश्चन आया किडनी के प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से,
किडनी के पीसीटी से, पीछे पीछे भी लिखा हुआ है ना इसलिए। दूसरा एस एच से रिलेटेड ऑप्शन था, क्या था? एस एच था। साल्पिंजो हिस्टो साल्पिंजोग्राफी टेस्ट ये नाम है। तीसरा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स। तीन, मैं देखा मेरे को हंसी आई बहुत, बनाने वाले बड़ा सोच एमएससी नर्सिंग में था ये। और चौथा ऑप्शन था यूज इन टू डिटेक्ट इनफर्टिलिटी, ऐसे था। तो इनफर्टिलिटी में होगा ना आंसर, इनफर्टिलिटी को असेस करने के लिए टेस्ट किया जाता है। चार ऑप्शन ऐसे थे जो सीधा इनसे रिलेटेड थे। नॉट सेट का एक तरीका और है, जब आपको कोई आंसर नहीं आए ना तो दिमाग नहीं लगाना, चारों में से कोई कौन सा किससे बिल्कुल भी वर्ड मैच नहीं हो रहा वो सही कर दो। कोई वर्ड मैच नहीं हो रहा, तुक्का नहीं, इस तुक्के की विज्ञान है। नॉट सेट का रूल है भाई, ये सही में मत करना ऐसा। डीएसएसपी में नहीं, ओनली नॉट सेट में। जब आपको नहीं आ रहा बिल्कुल भी, तो पहली बात तो करना नहीं होता, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग होती है। अब पीछे दो ऑप्शन आपको 100% पता चल गया ये नहीं है, 100% दिक्कत क्या होती है, जो बाहर निकालते हैं वही आंसर होता है। प्रॉब्लम ये है, लेकिन ऐसा अगर आपको चारों में से एक भी नहीं पता उसको कभी करना नहीं होता। चार में से दो बाहर निकाल दिए, गारंटी है कि ये तो नहीं है। फिर दो बचे हैं, फिर दो में से जो मैच नहीं हो रहा है एकदम उल्टा है कि ये वर्ल्ड के साथ में कोई कोई भारत, ये पाकिस्तान है, ये कर दो तो ही सही होगा। अगर आपने सोचा इसमें भी है सी, सी का मतलब इसमें भी ये, ऐसा किया तो गलत है, कभी नहीं होगा। आज तक का रिकॉर्ड है नॉर्सेट में, नॉर्सेट का पेपर देखा ही होगा आपने। कोई भी कैंडिडेट थे पेपर करने पर 10 से ज्यादा गलत नहीं थे, लेकिन पेपर करने के बाद ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिला जिसके 20 से कम गलत है। चाहे उसने नॉर्मल भी कर, वो भी गलत हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हमारे हिसाब से सही था, उसके हिसाब से तो कुछ और ही था। ईटी ट्यूब कहां बांधते हैं? लोगों ने कहा ईटी ट्यूब यहां रहती है, अपन करेंगे बिलो द ईयर, ये सेट हो रहा है यहाँ पर। और उसने ऐसा आंसर माना, तुम सोच भी नहीं सकते। गुडेल एयरवे कैसे मापते हैं? तुमने जो सोचा उसका कुछ और ही सोचा उसने। आपने सोचा कॉर्नर ऑफ द माउथ टू एंगल ऑफ द मैंडिबल्स, उसने आंसर माना होगा थाई से लेकर या। मैं कह रहा हूं ना, बहुत टेस्ट होता है वो, नॉन सेट है। अच्छा इसके बारे में कोई बताएगा ये क्या है? ये वही है, एग्जाम हॉल में नंबर नहीं आ रहा है उससे मुझे। क्या है ये सिम्स हनर टेस्ट? कौन बताएगा मुझे? कोई आप बताओगे पक्का? श्योर श्योर, गलत हो रहा है तो भी देख लो मैं आ रहा है। बताओ देखिए क्या है सिम्स हनर टेस्ट? अच्छा, सैंपल कहाँ से लेना है? वेजिनल कैनाल से। सैंपल किसका लेना है? अच्छा वेरी गुड, ये टेस्ट का मतलब है सिम्स हंटर टेस्ट। एक सिम्स हंटर नाम का पर्सन था, उसने इस टेस्ट को डिस्कवर किया। सैंपल लेना है सर्वाइकल म्यूकस का, लेना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से। यही कह रहे हो आप लोग? मतलब स्पर्म का और सर्वाइकल म्यूकस दोनों का सैंपल लेना है, दोनों का सैंपल लेना है। और लेना कहां से? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से। वेरी गुड, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पोस्ट कॉइटल टेस्ट को बोलते हैं स्पर्म सर्वाइकल म्यूकस कांटेक्ट टेस्ट। इसका दूसरा नाम ये भी है, क्या नाम है दूसरा? स्पर्म सर्वाइकल म्यूकस कांटेक्ट टेस्ट, एससीएमसीटी। दूसरा नाम क्या है इसका? एससीएमसीटी। ये क्या है कि स्पर्म सही काम कर रहा है, ओवम सही काम कर रहा। तो डॉक्टर बोलता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम उनको लगता है कि कोई इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो क्या हो सकती है कि स्पर्म लाइव है, मोटाइल है, मॉर्फोलॉजी ठीक है, ओवम भी ठीक है, सर्वाइकल म्यूकस में ओवुलेशन भी बराबर हो रहा है। तो ये पहली बात तो सैंपल सर्वाइकल म्यूकस जिस दिन थिन होता है उस दिन लेना होता है। अब ये सैंपल लेते कैसे हैं? पार्टनर को बोलते हैं कि कोइटस एक्ट करना है। कोइटस एक्ट में स्पर्म और सर्वाइकल म्यूकस, कोइटस एक्ट हुआ, सर्वाइकल दोनों का है, सर्वाइकल कैनाल में है या मान लो वेजिनल कैनाल में है। कोइटस एक्ट के जस्ट बाद सैंपल लिया जाएगा। इसमें कौन आ गया? स्पर्म भी आ गया, सर्वाइकल म्यूकस का सैंपल भी आ गया। इसको बोलते हैं स्पर्म सर्वाइकल म्यूकस कॉन्टैक्ट टेस्ट। समझ आ गई बात आपके? बस, तो ये इतना ही बताएंगे, हो गया। एंडोक्राइन की स्टडी कर ली, ठीक है। अब पीसीटी के बारे में क्या होता है? ये तो हो गया एंडोक्राइनोपैथी। इसमें देखते हैं कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, क्या क्या चेक करेंगे। तो पीसीटी मतलब पोस्ट कॉइटल टेस्ट, पोस्ट कॉइटल टेस्ट में वही है, लिख लो आप, लैंग्वेज लिखनी चाहो तो। जो कपल है, जो पार्टनर है, इनफर्टाइल है, जो मतलब कंसीव नहीं कर पा रहे, उनको बोलेंगे टू हैव ए कॉइटस एक्ट, प्रेफरली इन अर्ली आवर ऑफ मॉर्निंग्स। अर्ली आवर मॉर्निंग का मीनिंग ये होता है कि अर्ली मॉर्निंग जैसे हॉस्पिटल डॉक्टर अवेलेबल रहता है, सैंपल लैब कलेक्शन वाले अवेलेबल रहते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में कॉइटस एक्ट होना चाहिए। In women examined by physicians, the mucus is aspirated from cervical canal and sprayed on a glass slide. जो भी आप सैंपल लेते हो वो ग्लास स्लाइड के ऊपर लेते हो, फिर उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इसमें ये चेक करते हैं कि स्पर्म एकदम ओके था पहले, लेकिन जो ही वो सर्वाइकल कैनाल में गया, वजना की पीएच एसिडिक थी, उसके 1-2 घंटे में क्या स्पर्म मर तो नहीं गया? क्या स्पर्म की मोर्फोलॉजी में, क्या स्पर्म की मोटिलिटी में, क्यों ये टेस्ट क्यों करना पड़ रहा है? सारी चीजें नॉर्मल होने की बात करते हैं, क्या स्पर्म पूरा था, सब कुछ ओके था, तो हो सकता है कि ये सर्वाइकल म्यूकस वेजिनल पीएच के कांटेक्ट में आने के बाद में डेड हो रहा होगा। इसका पता लगाने के लिए ये टेस्ट करते हैं। चलो भाई खत्म, अब करेंगे ट्रीटमेंट। सारी मेहनत कर ली उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, फिर हम करेंगे आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी। कौन सी प्रेगनेंसी? हिम्मत नहीं आ रही। हाँ वही आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी, हिम्मत नहीं आ रही। आईवीएफ की अलग अलग कैटेगरी होती है, पर आपको पता है आईवीएफ ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता। एक होता है आईवीएफ, एक होता है सरोगेसी, दोनों एक ही है। सरोगेसी क्या है? क्या बोल रही है शूटो पिंकी, क्या बोल रही, क्या बोल रही है?
बता दे कुछ मन में क्या पता सरोगेसी की नई डेफिनेशन आई होगी, नई डेफिनेशन है ना, उल्टा बोल दिया तो सीधा बोला, बोल एक बार बोल जा क्या है सरोगेसी बता। सरोगेसी वो शाहरुख खान का जो बेटा है छोटा वाला, क्या नाम है, अब्राहम, उसका जन्म शायद सरोगेसी से हुआ है ना। हाँ सरोगेसी से हुआ है। सरोगेसी का मीनिंग ये होता है, इसका पापा वो खुद ही है। सरोगेसी का मतलब प्रोडक्ट अपना है, आईवीएफ का मतलब अपना कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइज। अपना हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सरोगेसी का मतलब ये होता है कि भाई मदर की एज ज्यादा हो गई है, अगर उसके यूट्रस में बच्चे को ग्रो करवाएंगे तो कोई कंजेनाइटल एनोमली ना हो जाए, तो किसी एक फीमेल को इधर उधर से देखते हैं भाई कौन है डिजायरेबल है कि अपना प्रोडक्ट को 9 महीने तक रख सके अंदर, वहां ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाए, फिर वो बच्चे को जन्म देती है। तो स्पर्म और ओवम कैलकुलेट किया, फिर उस फीमेल की यूटेराइन कैविटी में इंप्लांट किया, फिर जो दूसरी फीमेल है उसके अंदर बच्चा ग्रो करेगा, जब बच्चा जन्म होगा तो फिर वो लेके शाहरुख खान बोल देगा इट्स माय बेबी, इसको बोल देते हैं सरोगेसी। आईवीएफ का मतलब है खुद का स्पर्म काम नहीं कर रहा है, बच्चा चाहिए तो कहीं से लैब से लेके आगे पता नहीं किसका है, और वो हो गया आईवीएफ। वेरी गुड, समझ आई बात में क्या बोल रहा हूँ। चलो मैनेजमेंट पढ़ लेते। हाँ क्या बोल रही है, ब्रेस्ट फीडिंग कौन करवाएगा, पीएमसी तो आते देना। ब्रेस्ट फीडिंग आप दोनों में से अपनी एक, वो एक मूवी है ना जिसमें सलमान खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा, हाँ क्या नाम मूवी का, चोरी चोरी सब कुछ कांड कर दिए, भैया लास्ट में लिखा नहीं सब कुछ कांड कर दिए, ये तो नाम में लिखा नहीं, चोरी चोरी चुपके चुपके, मेरे को ऐसा टाइप का सीन हो रहा है यहाँ पर भी, चोरी चोरी चुपके चुपके, SSKDH, सब कांड कर दिए। ट्रीटमेंट मैनेजमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, दे बताओ, हेडिंग लगाओ। ऐसे ही इस दुनिया में कुछ भी हो रहा है, पता नहीं चला क्या क्या हो रहा है। मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, आपके साथ ही हो रहा है जो हो रहा है। ट्रीटमेंट मैनेजमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, चलो आगे बढ़ो। देखो कोई भी इनफर्टाइल कपल आता है तो पहली चीजें तो ये है, पहले तो इन चीजों को एश्योर करना है, क्या पता इनसे ही मामला सेट हो जाए, पहले एश्योरेंस, उसको ये बोलना है कि देख भाई सबके साथ ये प्रॉब्लम होता है, हर एक को पहली बार में सफलता नहीं मिलती, बहुत पेपर देने पड़ते हैं, आप मेहनत जारी रखो, फल की इच्छा मत करो, ये लिखा हुआ है कहीं पर, लिखा हुआ है ना, काम करते जाओ फल की इच्छा मत करो, और एक दिन जरूर जिंदगी में खुश और खुशियां आएगी। ठीक है, दूसरा है ज्यादा अगर डालू जैसे हो रहे हो तो वजन कम कर लो, क्योंकि जो हाइपरलिपिडेमिया इनकी जो प्रॉब्लम होती है ओबेसिटी होती है, ये भी कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इससे भी ओवम स्पर्म की ग्रोथ में एब्नॉर्मलिटी आ सकती है। ये जो फूंके उनके मारना दारू पीना बंद करो, ये बहुत हानिकारक है, सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, दोनों छोड़ दो तो आगे कुछ मामला बन जाए, इससे क्या हो सकता है वो दोनों नशा छोड़ दे। हाँ स्मोकिंग से इनफर्टिलिटी होती है, कार्सिनोजन इफेक्ट होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है, वेजो स्पाज्म होता है, इससे भी हाइपरटेंशन वन ऑफ द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, हाइपरटेंशन से होता है, डायबिटीज मेलाइटिस से होता है, न्यूरोपैथी हो जाती है, कोइटिस प्रॉब्लम, किसी को सच में कोई प्रॉब्लम हो, साइकियाट्रिक में पढ़ लिया आप लोगों ने, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन, इंपोर्टेंस, वो सारी चीजें पढ़ ली आपने वहां, तो हमें वहां पे डिस्कस नहीं करने वाला, पढ़ लेना आप भी घर जाके, जहां आपने साइकियाट्रिक डिसऑर्डर पढ़े होंगे वहां पढ़ लेना, ठीक है, कोइटिस की प्रॉब्लम। और अगर उससे नहीं हो रहा तो फिर एक बार हम ट्रीटमेंट करके देखते हैं, हार्मोनल स्टडी करते हैं, जीएनआरएच थेरेपी देते हैं, आपने सुना होगा एफएसएच के, एलएच के, गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शन लगते हैं रेगुलरली, ये करके देखते हैं, जीएनआरएच थेरेपी देते हैं। अगर कोई फीमेल को सच में कार्बन सिंड्रोम का मतलब जीएनआरएच की डेफिशिएंसी होती है, उसमें अपन लोग देते हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस है, एक दिन मैंने बताया था शायद आपको, नहीं बताया होगा कोई बात नहीं, क्लोमिफेन सिट्रेट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओवुलेशन। अगर किसी में ओवुलेशन ही नहीं हो रहा है तो उसमें कौन सी ड्रग देते हैं, क्लोमिफेन सिट्रेट, ये ऑप्शन में नहीं हो तो एक आता है गुसरलिन, एक आता है बुसरलिन, तीन ड्रग होती है। आपको पता ही होगा क्लोमिफेन क्या है, अच्छा क्लोमिफेन का साइड इफेक्ट क्या है, मल्टीपल प्रेगनेंसी, भाई आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, आपने जिंक से कोचिंग की, आपके मल्टीपल सिलेक्शन होने लग गए, ठीक है, कंसीव नहीं कर पा रहे थे, प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, क्लोमिफेन ले ली, 3 4 7 भी हो गए, सेम है। अरे हो सकता है, अब उसका आंसर होगा सर 3 हो गए तो ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवाएंगे, सर 3 हो गए तो केएमसी एक को कौन देगा, है अच्छी बात है। अब ऐसे सवालों के आंसर मेरे पास नहीं है, तो योगित क्या कर सकते हैं, भगवान मालिक है ना, अपन कुछ नहीं कर सकते ना, देने वाला कौन है, गॉड। तुम पढ़ाई करो 4 4 सिलेक्शन लो फिर मैं मानूं, तुम ऐसे बातें कर रहे हो, सिलेक्शन लो कोई 10 20 एक, तुम हंस सकते हो अपनी बातों पे दूसरों की बातों पे, और हंसने से कुछ होता है ना तो इनफर्टिलिटी नाम की प्रॉब्लम ही नहीं होती, बेवकूफ हंस रहे हैं, और ज्यादा हंसने से इनफर्टिलिटी होता है पता है, actually laughing causes psychiatric problem and every psychiatric problem has some margin of infertility, सुन लेना आप, सोच लो आप, अब ज्यादा नहीं इंसान का ज्यादा सीरियस भी नहीं रहना चाहिए, हंसना तो चाहिए। आप कई बार ऐसे सोचते होंगे ना कि सर कितने हंसते हैं तो कितने ज्यादा खुश है, नहीं सर इसका मतलब क्यों, ऐसा नहीं लगता आपको, ऐसा नहीं है, हर हंसने वाला खुश हो ये जरूरी नहीं, और हर सीरियस रहने वाला दुखी हो ये जरूरी नहीं है,
अपनी रियल कंडीशन दूसरे को पता नहीं होनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रहे, बस मस्त रहो और कुछ नहीं। अब आओ ART, क्या है ART? क्वेश्चन आ सकता है ART किस में दी जाती है? इनफर्टिलिटी में दी जाती है। अब बोलेंगे सर ART का तो मतलब होता है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। जरूरी नहीं है भाई, ART के दो मतलब होते हैं, एक होता है एंटी एड्स में दी जाती है जिसको बोलते हैं एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, एक होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी? जब कपल ये काम कर नहीं पाता तो कुछ और तरीकों से उसको मम्मी पापा बनाया जाता है, उसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। दूसरी टेक्नोलॉजी से मम्मी पापा बनाना ART कहलाता है। चलो लिखो जल्दी, लिख लिया? चलो ये टॉपिक आज खत्म ही करेंगे हम जल्दी जल्दी। अब देखो एक बात सुनो, नहीं लिखा? अब आगे वाली 5-10 मिनट है, आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, पहले बता देता हूँ, 2 बार में आएगा। और मैं उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखवाने वाला, सिर्फ फुल फॉर्म याद रखनी है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ फुल फॉर्म में ही आंसर है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जो वर्ड बोलूंगा IUI ZIFT, यू नो अबाउट गिफ्ट, गिफ्ट ऐसे ऐसे कुछ वर्ड है, IUI SIMT GIFT ZIFT, हाँ जो भी है वो सारे, सिर्फ उसका फुल फॉर्म याद रखना है। फुल फॉर्म को खोल दो, आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। तो इसको पढ़ाने से पहले देखो, ये है पहला है IUI, इसको AIH बोलते हैं। AIH क्या सुनो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हैजमेंट। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हैजमेंट मतलब क्या हुआ, इसको मीनिंग निकालो इसका। आर्टिफिशियली सीमन का वेजिनल कैनाल में इंसर्ट करवाना, दैट इज। और AID आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर, सिरिंज की सहायता से, ये किसके थ्रू होता है? सिरिंज, सिरिंज की हेल्प से सीमन को यूटेराइन कैविटी या फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट करवाया जाना, उसको हम AID कह सकते हैं या AIH कह सकते हैं। सीमन को सिरिंज की हेल्प से, समझ में आई क्या ये बात आपके? हाँ या ना? बस ठीक है, देखो दिख रही है सिरिंज, ये सिरिंज दिख रही है क्या? ओके बस खत्म, टॉपिक एंड। अब दूसरा इसका लिख लो, इसलिए आर्टिफिशियल बोला। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, सीमन को यूटेराइन कैविटी में इंसर्ट करवाना, और आर्टिफिशियल का मतलब है थ्रू द सिरिंज। ओके डन। जितने क्वेश्चन बनने थे इनफर्टिलिटी के बन गए। अब जो भी क्वेश्चन है मैनेजमेंट में ओनली फुल फॉर्म है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पहले कह देता हूँ, सिर्फ फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, और फुल फॉर्म ही उसका मीनिंग है। लिख लिया आपने? डन है ना? हो गया, खत्म, लिख लिया? नहीं लिखा? आगे बढ़े। यही है, सेम ही फोटो है, ज्यादा कुछ है नहीं। टाइमिंग कब होना चाहिए आईयूआई? नेचुरल साइकिल के जब ओवुलेशन होने वाला होना चाहिए। कुल मिला के कब होना चाहिए? ओवुलेशन के टाइम। अब जब ओवुलेशन ही नहीं है तो सीमेन क्या कर लेगा, स्पर्म क्या कर लेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी ओवम के बिना तो नहीं होगी। तो आईयूआई का टाइमिंग कब होना चाहिए? नेचुरल साइकिल में सर्वाइकल म्यूकस स्टडी करेंगे, PBT करेंगे, मतलब बेसल बॉडी टेम्परेचर का चार्ट करेंगे, यूरिन LH चेक करेंगे। जब ब्लड में LH ज्यादा होगा तो यूरिन में भी ज्यादा होगा, इसका मतलब ओवुलेशन कौन सा हार्मोन करवाता है? LH। तो कुल मिला के जस्ट बिटवीन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसकी टाइमिंग क्या होती है? 28 दिन के मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बिटवीन, या हम फर्न टेस्ट करेंगे, बेसल बॉडी टेम्परेचर करेंगे और यूरिन में LH चेक करेंगे। ये तीनों पॉजिटिव आ जाए, फर्न टेस्ट नेगेटिव आना चाहिए, बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ आना चाहिए, यूरिन में LH ज्यादा आना चाहिए, इसका मतलब फीमेल को क्या हो रहा है? ओवुलेशन हो रहा है। उसी दिन करेंगे, नहीं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जिस दिन करेंगे जिस दिन ओवुलेशन होना चाहिए। वेरी गुड, लाइकली एग्जैक्ट आंसर तो ये है, एग्जैक्ट आंसर डे 14। IUI इधर वाले नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना? देखता हूँ। न्यू कस्ट है, कहाँ से हो? जोधपुर, जोधपुर में कहाँ से किया BSc? कब कब के पास? लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम। आगे बढ़ो। अब देखो मेजर टेक्निक्स फॉर ART, कौन कौन सी टेक्निक यूज ली जाती है, इधर ध्यान दो। ये नाम बुलवाए सुन लो, क्या आंसर है करो बेवकूफ। मेजर टेक्निक, ये नाम क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, विट्रो मतलब लैब, विट्रो मीनिंग लैब, लैब में फर्टिलाइजेशन करवा के इंसर्ट कर दिया, IVF, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसका दूसरा नाम एम्ब्रियो ट्रांसफर क्यों है? ये अब सारे सवाल रीजनिंग के हैं, सुनो। फर्टिलाइजेशन कब होता है? डे 1 से लेके, मतलब अनप्रोटेक्टेड कोइटस के डे 1 से लेके डे 4 तक फर्टिलाइजेशन हो गया। फिर 5वें दिन जो भी जाइगोट है वो मुर्गा बना है, वो कहां चला जाएगा? यूट्रस में। इसका मतलब पहले फर्टिलाइजेशन होता है फिर यूट्रस में ट्रांसफर होता है, सही बात है? तो मैं अगर IVF बोलूं इसी का दूसरा नाम ET बोल दूं, क्या फर्क है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बाहर लैब में करवाएंगे फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया है, 5वें दिन या 6th डे या 7th डे हम सीधा जो प्रोडक्ट बना है उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? यूट्रस में। जो जो प्रोडक्ट बना है क्या मैं उसको एम्ब्रियो बोल सकता हूं? तो इसका मतलब IVF का दूसरा नाम एम्ब्रियो ट्रांसफर है कि नहीं है?
यस और नो? अगर लैब में फर्टिलाइजेशन किया है तो फैलोपियन ट्यूब की कोई जरूरत नहीं है, सीधा यूट्रस में ट्रांसफर कर सकते हैं। पहली बात समझ में आ गई। आईयूआई आपको लिखवा ही दिया कि कौन कौन सी टेक्निक होती है एआरटी में। तो एक तो होता है आईवीएफ, एक होता है आईयूआई। आईयूआई में स्पर्म खुद फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, ओवम से मिलेगा, अपने आप फर्टिलाइजेशन होगा, फिर अपने आप यूट्रस में जाएगा। इसमें आप फर्टिलाइजेशन नहीं करवाते, खुद नहीं करवाते, होगा अपने आप। आपने आर्टिफिशियली सीमन को वहां पर सिरिंज के थ्रू इंसर्ट किया। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट, गिफ्ट दे दिया। कैसे दिया गिफ्ट? गैमेट क्या होता है आपने मैंने पढ़ा दिया। व्हाट इज गैमेट? ये है गोनाड्स। गोनाड्स कौन है? मेल का टेस्टिस, फीमेल का ओवरी। गोनाड्स मतलब ऑर्गन, गैमेट मतलब सेल। मेल गैमेट्स कौन है? स्पर्म। फीमेल गैमेट्स कौन है? ओवम। इसमें क्या लिखा है? गैमेट। गैमेट मतलब स्पर्म और ओवम दोनों हमने बाहर से डे 14 पे सीधा फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? अंदर होगा। हमने नहीं किया फर्टिलाइजेशन, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर मतलब क्या? गिफ्ट का मतलब क्या है? स्पर्म और ओवम को डे 14 पे हमने फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब हमने बाहर से ट्रांसफर किया है। क्यों? क्योंकि शायद ओवम अंदर नहीं बन रहा था, तो इसलिए हमने बाहर से गिफ्ट दे दिया। अब बाहर अंदर कुछ नहीं करना, अंदर अपने आप ही दोनों जुड़ जाएंगे, प्रेगनेंसी हो जाएगी, सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, कंटिन्यू स्टडी करते रहते हैं। एक बात और, जब भी कभी हम एआरटी देते हैं, आपको अच्छे से पता होगा, किसी के रिलेटिव में मोस्टली आजकल आईवीएफ होता है, हमने रिलेटिव में कोई ना कोई अपने नहीं होता, हमें कोई दिखाने आ जाता है कि प्लीज देखो ना इसका क्या रेशियो है। किसी का भी आईवीएफ करवाते हैं, डॉक्टर उसको जिस दिन से कंसीव किया है जब तक डिलीवरी नहीं होती कंटिन्यूअस 15 दिन से बुलाता रहता है, हर 10 दिन से स्टडी करता रहता है। अब कैसी है, प्रोग्रेस है कि नहीं है, प्रोग्रेस है कि नहीं है, प्रोग्रेस है कि नहीं है, तो इसका मतलब कंटिन्यूएशन चलता है, क्योंकि इसका फेलियर रेट ज्यादा है। फिर आता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर और जाइगोट इंट्राफैलोपियन में क्या डिफरेंस है? इतना सा डिफरेंस है। गैमेट के अंदर हम ओवम और स्पर्म अलग अलग ट्रांसफर करेंगे, जाइगोट में ओवम और स्पर्म को मिला देंगे। जो ही आज ओवम लिया स्पर्म लिया, लैब के अंदर दोनों को मिलाया, उसके जस्ट 24 घंटे के अंदर अंदर विद इन 24 आवर हम ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब अंदर जाइगोट बना हुआ मिलेगा। अब सीधा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जाइगोट कहां रहता है? फैलोपियन ट्यूब में रहता है, क्योंकि यूट्रस में कब आता है? 5th डे। तो जाइगोट तो फैलोपियन ट्यूब में रहता है। तो गैमेट में स्पर्म और ओवम दोनों या दोनों में से कोई एक या दोनों है तो अलग अलग ट्रांसफर करेंगे। इसमें लैब के अंदर दोनों को मिला देंगे, जाइगोट बना देंगे, दोनों का फर्टिलाइजेशन करवा देंगे, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। तो सर इसमें और इसमें क्या फर्क है? थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि इसके अंदर 5-7 दिन तक लैब में रखते हैं, क्योंकि 5 दिन तक जाइगोट कहां रहता है? फैलोपियन ट्यूब में। इसके अंदर दोनों को सिर्फ 24 घंटे ही लैब में रखते हैं, क्योंकि जाइगोट का मतलब जस्ट 2 सेल स्टेज। तो तुरंत दोनों को था, दोनों को फ्यूजन हुआ, तुरंत फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे, फिर अपने आप आएंगे ये यूट्रस में, और ये सीधा हम यूट्रस में डालेंगे। 5 दिन बाहर रखेंगे, हो सकता है 5 डे रखे, 7 डे रखे, 8 दिन रखे, जितना भी रख सकते हैं अपनी मर्जी। फिर आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। कई बार स्पर्म इंजेक्शन भी लगता है, जो लेस कॉमन यूज है, ज्यादा याद नहीं रखना। तो कुल मिला के क्या हो गया, जैसी जैसी डॉक्टर की चॉइस होती है, तो डॉक्टर देख लेता है कौन सा क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग करता है। ये एआरटी हो गई, बस फुल फॉर्म इसका आंसर है, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना होता। सीधा आता है जिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है, गिफ्ट की क्या है, आईयूआई क्या है, समझ रहे हो आप लोग? इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, इतना भी नहीं पूछेंगे आपसे, ये हो जाएगा। फिर मैं सरोगेसी के बारे में बता दूंगा। हाँ, समझ में आ गया मैंने जो भी चीजें बताई है? आप एक बार और पढ़ लोगे ना, देखो अपनी क्लास के कोई 2-3 रूल वही है, समझ में पूरा आना जरूरी है। जब नहीं आए तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो आ गया होगा समझ में, बस आ गया होगा तो ठीक है। नीचे एक लाइन लिखी है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज परहैप्स द मोस्ट वेल नोन ऑफ फॉर्म ऑफ एआरटी, कि जब भी हम आईवीएफ की बात करते हैं तो यही एआरटी ऐसा सोचते हैं। एक्चुअली एआरटी की मोस्ट कॉमन जो ट्रीटमेंट है वो आईवीएफ है। मतलब एआरटी में ये सारी चीजें आती है, मोस्ट कॉमनली एआरटी में आईवीएफ यूज होता है। कहने का मीनिंग ये है कि जब भी हम आईवीएफ बोलते हैं मतलब यही एआरटी है ये सोचते हैं, ऐसा नहीं है। एआरटी का मतलब होता है ब्रॉड, उसके अंदर ये सारी चीजें आती है, और इसमें आईवीएफ सबसे ज्यादा यूज होता है, बस ऐसी बात। ऑनलाइन वालों को सब कुछ समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले लिखना चोरी चोरी चुपके चुपके, अभी भी क्या कर रहे हो तुम? चोरी चोरी चुपके चुपके। हम्म ये गायनिक सब्जेक्ट ऐसा है जो अटपटा सा है, थोड़ा बोरिंग टाइप, थोड़ा अटपटा सा, इसलिए गायनिक ज्यादा पढ़ते भी नहीं है कोचिंगों में। 4 क्लास का होता है, ऐसे ही होता है। इसको होमोपैथी के साथ नहीं पढ़ा, मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि ऑप्स के साथ नहीं पढ़ा दूं इसको, लेकिन अब कई बार स्टूडेंट की डिमांड होती है, नहीं सर गायनिक अलग से पढ़ाओ सर, क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने कहा थोड़ा साथ अलग से पढ़ा देते हैं, कोई ना। बाकी मैं उसके साथ में कई बार लपेट देता हूँ, ज्यादा कुछ पढ़ाते नहीं। हाँ, इसका फोन खोना है। क्यों फोन के हाथ लगा रहा नहीं जा रहा? फोन बिना रहा नहीं जाता है? क्या रहा नहीं जाता फोन बिना? क्या नहीं, तो फोन बिना रहा नहीं जाता? इतना इंपॉर्टेंट है फोन, मैं यहाँ है ना लेके इसको तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ, बेच दूंगा बाजार में। किसी ने क्लास में फोन यूज किया ना,
तो फिर वो आवाज नहीं निकाल पाएगा मुंह से, सोच लेना। मैं भी यूज नहीं करता फोन, मेरे भी तो कॉल आते होंगे इंपॉर्टेंट। हाँ माना कि मैं बहुत कॉल नहीं उठाता, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि इतना निकम्मा हूं। कुछ तो इंपॉर्टेंट कॉल मेरे भी हो सकते हैं, तो बीच में फोन यूज नहीं करना। मेरे भी आ रहा है, मैं भी साइड से ऐसे दबा देता हूँ, पता ही नहीं चलता। हेलो, आपने क्या कांड किया और आ गया, और इनको बोलो किसी का भी आओ, मैं नहीं उठा रहा, बोल दे आ गया, किसी ने सुन लिया फोन, मैं उठाता ही नहीं, कोई आए। सरोगेसी, अरे सुन ले सरोगेसी, embryo are transferred to the uterus of another woman who is willing to carry the pregnancy on behalf of the infertile couple। ऐसी कोई भी फीमेल जो खुद अंदर यूटरस में बच्चा रखना चाहती है किसी और की हेल्प से, जो माँ बाप बनना चाहते हैं। वाह भाई वाह, अच्छी बात रख। यूनियन कैबिनेट अपनी जो संसद है उसने 26 फरवरी 2020 से इस सरोगेसी बिल को अच्छी तरीके से पास कर दिया। कोई भी ऐसा कर सकती है, जो चाहे, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे ये करूं, मेरी मर्जी। उसने कहा कर, उसने कहा कर, मुझे क्या, कर भाई। चलो ये अपना खत्म हुआ, इनफर्टिलिटी बहुत गंदा टॉपिक था। तो इनफर्टिलिटी जैसे टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है, नेगेटिव टॉपिक। तो फर्टिलिटी की टॉपिक होता तो चलो ठीक है, इनफर्टिलिटी बेवकूफ टॉपिक। उसको भी कितना घंटा लगा, 1.5 घंटा, और डेढ़ आज 3 घंटे लगे पढ़ने में। और आप अगर समझदार होते तो ये 15 मिनट में बता देता मीनिंग, ये होता है, ये होता है ये। लेकिन पिछले बैच में पता है क्या हुआ, पूरा इनफर्टिलिटी पढ़ा अच्छे से। लास्ट में मैंने बोला ये कुछ नहीं, फुल फॉर्म है और कुछ नहीं है। क्लास पूरी होने के बाद 4-5 स्टूडेंट उठ के आए, सर ये गिफ्ट जिफ्ट ये कुछ भी समझ में नहीं, प्लीज इसको अच्छे से समझो। अरे बेवकूफ, कुछ है ही नहीं है, जो नाम है उसी को ओपन करो, पता चल जाएगा क्या मीनिंग है इसका, बस बस। इसलिए मैंने पहले बता दिया, प्लीज बुरा मत मानना, क्योंकि आप स्टूडेंट खुश नहीं होते ना तो मेरा दिल दुखता है, और मैं चाहता हूँ स्टूडेंट इज हैप्पी तो मैं हैप्पी। और आपको जिस दिन दुख, आप मेरे को 4 गालियां देते हो ना, मेरे को आवाज आ जाती है, मेरे को पता चल जाता है ये कहां से आई गालियां, ये बॉयज हॉस्टल से आई, ये गुरुकुल से आई, ये ज्ञान स्थलम से आई, ये विद्यापीठ। आप चुपचाप ही गालियां, कुछ स्टूडेंट। और मैं एक आपको बात क्लियर बता देता हूं आज आपको खुलेआम, कोई भी नया स्टूडेंट कभी भी किसी, और स्पेशली मेरा, नेगेटिव नहीं है। कमी नहीं, स्टूडेंट कौन है पता, बदमाश बताऊं, जब पढ़ा करते थे ब्लाइंड फैन थे, ब्लाइंड मतलब हरीश ने कह दिया वो भगवान ने कह दिया। कोचिंग पूरी हो गई, कोचिंग पूरी हो गई तो क्या करते हैं, पढ़ाई करते नहीं, घर वालों को बोल रहे हैं पढ़ाई करें, 1.5 साल से 2 साल से हॉस्टल में बैठे। मैं कह रहा हूं मेरी बात सुनना, और मैं 1% भी झूठ नहीं बोलता, आपको तो अच्छे से पता है, कभी कभी सरस्वती बैठती है यहाँ, पता है ना इस बात का। तो सोच लेना मैं सही कह रहा हूँ, कोचिंग पूरी हो चुकी, गर्ल्स गर्ल्स सभी हॉस्टल में रहने वाली, इस बात को नोटिस करना। जिसकी कोचिंग हो चुकी पूरी, 1-1.5 साल से हॉस्टल में रह रहे हैं, पढ़ाई करते नहीं है, हफ्ते में 3 दिन घूमने जाते हैं बाहर, घूमते रहते हैं कभी कहीं कभी कहीं। और जो बेचारे नए स्टूडेंट आते हैं उनको भी पढ़ने देते नहीं है, खुद भी कुछ न कुछ नेगेटिव बोलते रहते हैं हर एक के बारे में, कोई नेगेटिव। और वो जब पढ़ा करते थे कोचिंग क्लास में ब्लाइंड फैन थे, लेकिन बाद में डेविएट हो गए। हमें बहुत दुख होता है कि उनका आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जब तक वो नेगेटिव बोलते रहेंगे वो अपना नुकसान खुद ही कर रहे हैं। अपने आप कुछ ऐसे हैं, हर उसमें 5 है, हर उसमें कितने होते हैं, 5, हर एक फ्लोर पे एक ऐसा नेगेटिव बंदा होता है। मैं बता रहा हूँ बॉयज हॉस्टल में भी कोई नहीं है, क्योंकि आप धीरे से बोलते हो ना तो दीवारों के भी कान होते हैं, पता है आपको, और हमारी दीवारों से दोस्ती है, इसलिए ध्यान रखना। नए स्टूडेंट आपको डेविएट करने का काम करते हैं, पुराने वाले उनकी बात कभी मत सुनना। वो सरासर डेल्यूजन ऑफ जेलसी, इसको क्या बोलते हैं, डेल्यूजन ऑफ जेलसी। और ये जेलसी क्यों पाई जाती है, एग्जांपल बताऊं आपको। ये मैम बैठी यहाँ पर, इन मैम ने इनको बैठने नहीं दिया यहाँ पर, इन मैम ने बैठने नहीं दिया यहाँ पर इनको। अब इनके मन में क्या है पता है, मेरे को यहाँ पर बैठने नहीं दिया। अब जो भी आप बैठेगा उसको मैं इतना नेगेटिव करूंगी, इतना नेगेटिव करूंगी, इतना नेगेटिव करूंगी। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। वेरी गुड, मेनोपॉज। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलो, मेनोपॉज। अच्छा मेनोपॉज क्या होता है, मैं स्टूडेंट का फेस देके बता देता हूँ हमारे टीचर्स के प्रति नेगेटिव क्यों है, पॉजिटिव क्यों है, कितने नेगेटिव है। इस क्लास में तो कोई दिख नहीं रहा मुझे फिलहाल, है तो एक आधा कोई साइलेंट है, वो सब नीचे करके बैठा होगा कहीं, कोई है नहीं, एक आधा होगा तो ही होगा। अब पता चलता है सब, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, सब पता चलता है, नहीं है। और कुछ लोग बेचारे बहन होते हैं तो उनको दूसरे वाले गालियां दे देंगे, वो साइलेंट कर देते हैं, ये भी पता है हमें। हाँ मेनोपॉज क्या होता है, बताओ मेनोपॉज क्या होता है, कौन बताएगा, बोलो। हाँ मैम आप बताओ, हाँ, आपके पास, हाँ हाँ, नए स्टूडेंट, न्यू न्यू स्टूडेंट है तो फिर पूछना पड़ेगा। हाँ बताओ मेनोपॉज क्या होता है, राजस्थान से हो ना, तो यूपी से, ठीक है चलो कोई बात नहीं, यूपी में भी सेम ही प्रॉब्लम है। ना बताओ, घबराना नहीं, ऑल फैमिली ऐसे हंसते हैं। 45 ईयर की एज के बाद में फीमेल में नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल का बंद हो जाना, ये मेनोपॉज है। क्या हार्मोनल चेंजेस आएंगे, चुप रहो रे, चुप रहो, सही बता रहे हैं, तुम्हें वो भी नहीं पता क्या आएगा। एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा, श्योर, वेरी गुड, एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा तो फिर बढ़ेगा क्या। यू नो अबाउट नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, आप किसी को नेगेटिव फीडबैक पता है, अरे नेगेटिव फीडबैक क्या होता है नहीं पता, किसी को नहीं पता क्या, आप में से कोई नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को जानता हो। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, अच्छा ये बोल रही है एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, आप बताओ क्या होता है। जब स्टूडेंट प्रोजेस्टेरोन कहां से सीक्रेट होता है, ओवरी से, कहां से सीक्रेट होता है, ओवरी से। तो इस ओवरी को रेगुलेट कौन करता है, पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन रेगुलेट होता है, एफएसएच एलएच। तो जब एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो बढ़ेगा किसका, एफएसएच का, किसका, वेरी गुड, वैसे बोलना है फिजियोलॉजिकली। एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है तो फॉलिकुलर जेनेसिस कम हो जाता है,
इसकी वजह से एपिसिस का लेवल बढ़ जाता है और धीरे-धीरे फॉलिकुलोजेनेसिस नहीं होने की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। अगर किसी फीमेल में रुक जा इतनी जल्दबाजी क्या है? थोड़ा-सा रुक जा भाई। मेरा बीच में सब एब्नॉर्मल कर दिया एफएसएच हैं? डर गया ना? अगर किसी का एफएसएच होके एस्ट्रोजन होके मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया तो क्या उसको मेनोपॉज बोलोगे? नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई। लगातार 12 महीने तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल एब्सेंट हो गया, तो उसकी वजह हमने स्टडी किया तो पता चला कि उसका फॉलिकुलोजेनेसिस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एफएसएच ज्यादा हो गया, एस्ट्रोजन कम हो गया। उसको हम क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। मेनोपॉज एग्जैक्ट एज है 45, किसी में हो सकता है 40 पे हो, किसी में हो सकता है कम में भी हो। समझ में आई बात? हाँ बता। रिलेवेंट क्वेश्चन। भूल गया। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो। हाँ? कभी भी कर सकते हैं 4 दिन से लेके 20 दिन तक। क्या? जिस दिन करेंगे उसके अकॉर्डिंग सेल स्टेज होगा। दूसरे दिन करेंगे तो ओनली 2 सेल होगा, तीसरे दिन करेंगे तो 20 सेल होगा, फोर्थ डे करेंगे तो 64 सेल होगा। अगर मोलुला करेंगे तो 16 to 64 सेल होगा। हमने ऑब्स पे पढ़ा था कौन से डे पे कौन सी सेल होती है। हाँ सेम वही, जिस डे कर रहे हो वही सेल होगी। सेम वो सेम है। क्वेश्चन ने क्या पूछा था? क्या गैमेट, जाइगोट या एम्ब्रियो या क्या? जाइगोट पूछा है, जाइगोट 4 to 8। हाँ एनएसआईडी में हार्ट बर्न कैसे होता है अभी बताता हूँ। ठीक है अभी बताता हूँ। हाँ अगर किसी को मेनोपॉज हो रहा है तो हमने को क्या देना पड़ेगा? हार्मोन। क्या है? तुम चुपचाप बैठे रहो, दोनों मुझे बता दूंगा दोनों को। व्हाट इज क्लाइमेक्टेरिक? क्लाइमेक्टेरिक क्या है? पहले ये पढ़ना पड़ेगा, मेनोपॉज पढ़ने से पहले ये पढ़ना पड़ेगा। इसके दो आंसर है। इसके कितने आंसर है? क्लाइमेक्टेरिक पीरियड होता है एक्चुअली, आरआईओडी। क्लाइमेक्टेरिक पीरियड होता है। इसका एग्जैक्ट आंसर तो ये है 15 से 45 साल की एज को क्लाइमेक्टेरिक पीरियड बोलते हैं। चाइल्ड बियरिंग एज का दूसरा नाम है क्लाइमेक्टेरिक पीरियड। ऐसी एज जिसमें कोई फीमेल बच्चे को जन्म देने के लिए कैपेबल होती है उस एज को क्लाइमेक्टेरिक पीरियड बोलते हैं। चाइल्ड बियरिंग एज इज आल्सो नोन एज क्लाइमेक्टेरिक पीरियड। मैं चाइल्ड बियरिंग एज का दूसरा नाम क्या बोलूं? रिप्रोडक्टिव एज। क्या बोल दूं? तो इसका मतलब 15 टू 45 ईयर एज को हम क्या बोलते हैं? फीमेल की बात कर रहा हूं ना, उसको क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्टेरिक पीरियड। ये ऑप्शन भी नहीं हो। इसका मतलब मेनोपॉज कब आएगा? आफ्टर क्लाइमेक्टेरिक या बिफोर क्लाइमेक्टेरिक? बस ऐसे दियो, व्हाट इज द मेनोपॉज? आफ्टर द क्लाइमेक्टेरिक पीरियड इज ओवर। यानी तो क्लाइमेक्टेरिक पीरियड इज ओवर, मेनोपॉज इज स्टार्ट। एक ही बात है, ऐसे बोल सकते हैं ना? वेरी गुड। तो क्लाइमेक्टेरिक का मतलब होता है क्लाइम एक्टेरिक, चाइल्ड बियरिंग एज का दूसरा नाम क्लाइमेक्टेरिक पीरियड। तो पहली डेफिनेशन तो ये होगी। कई बार ये ऑप्शन में नहीं भी हो तो 30 से 45 साल की फीमेल को भी क्लाइमेक्टेरिक बोलते हैं, क्योंकि 30 से 45 साल में आज की जनरेशन में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। 30 से 45, क्योंकि फीमेल 23 24 25 26 साल तक तो नॉर्थ साइड की तैयारी वगैरह करती है फीमेल। लेट 20 में शादी होती है। हाँ लेट 20 अभी मैंने एक लिटरेचर पढ़ा था। हाँ सच बता, हंसने की क्या बात है इसमें? क्यों? चाहे मान लो मेरी सिस्टर है, अगर वो नॉर्थ साइड की तैयारी कर रही है बाई चांस, तो एक 22 साल 21 साल की उम्र में उसकी बीएससी पूरी होगी, 18 और 4 22 साल में किसी की 21 में हो सकती है। फिर वो एक साल नॉर्थ साइड की तैयारी करेगी, फिर एक दो साल ऐसे जॉब लगेगी, फिर एक दो साल थोड़ा स्टेबल होगी कि हाँ ठीक है, फिर हो सकता है पहली बार में जहाँ जॉब करना चाह रही है फाइनल डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि चाहिए मान लो उसको दिल्ली मिल गया भुवनेश्वर, तो बोलेगी रुक जाओ ना, क्या जल्दबाजी अभी, ऐसे जोर से बोलेगी है। अगर घर वाले बोल देंगे एक घर का बाहरी बेटी, उसको घर वाले उसकी किसी ने बता दिया कि तेरे को कुछ देखने वाला है, वो 4 महीने घर नहीं आएगी, 6 महीने बाद निकलेगी, घर वाले से गुस्सा हो जाएगी क्योंकि उसको अभी करनी नहीं है। ऐसे करते करते एज 25 26 हो जाती है। मैं मेरी सिस्टर की बात करूँ, सीधी बात, ये हर एक का नॉर्मल फिनोमेना। तो लेट 20 में शादी होती है। तो लेट 20 में शादी होती है तो यू नो वेरी वेल द फैमिली प्लानिंग क्या होता है? क्या होता है फैमिली प्लानिंग का मीनिंग? क्या होता है? पहला बच्चा शादी के 3 साल बाद या 2 साल बाद, या दूसरे में 3 साल का गैप, फिर तीसरा प्रीमेंट नहीं करना, 2 बच्चे मीट किए, तीसरा बवासीर। ये किसका डायलॉग है? ये पंचायत का है। मैं एक दिन पंचायत वेब सीरीज देख रहा, तो मेरा जो वो एपिसोड बीच में सीजन खोला ना, तो वो खोलते वही बीच में से वही ओपन हुआ। तो वो लड़का पूछ रहा है पापा ये क्या बोल रहे हैं? तो पापा बोले ये तेरे को बवासीर बोल रहे हैं। अभी जाके प्रधान जी को बोलते हैं मेरा बच्चा बवासीर है। विनोद सुन रहा है क्या? तो बात वही है, ये लोगों को समझाना पड़ता है सच में। मतलब बच्चे दो ही अच्छे, बताना पड़ता है कि हम दो, हमारे दो, हम एक हैं, दो कैसे हुए? तो बात को समझाए कौन? तो फिर क्लाइमेक्टेरिक मतलब 15 से 45 साल की एज को हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड बियरिंग। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपके? ठीक है, मैंने डायलॉग सुना, मैंने कहा ये बात अच्छी है। हाँ मेनोपॉज का मीनिंग 30 से 45 साल की फीमेल को भी क्लाइमेक्टेरिक पीरियड बोलते हैं, क्योंकि 30 से 45 में आजकल बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। ठीक बात, ये तो पता ही है सबको। ये एजुकेटेड कपल से ज्यादा कौन जानता है? क्योंकि एवरीथिंग इज प्लान्ड। राजस्थान जोधपुर में नो वन इज प्लानिंग, एवरीवन इज एक्सीडेंट। राजस्थान में टीएफआर ज्यादा था, बिहार हुआ, राजस्थान हुआ, जहाँ एजुकेशन कम होता है वहाँ टीएफआर ज्यादा होता है। हाँ बिल्कुल, सबको पता ही बात। तो मेनोपॉज मींस परमानेंट सीजेशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ ड्यू टू द लॉस ऑफ ओवेरियन फॉलिकुलर एक्टिविटी, एज मोस्ट कॉमनली 45 टू 55 ईयर एज। अगर किसी का मेनोपॉज जस्ट पहले हो जाए उसको बोलते हैं प्री मेनोपॉज। 45 से पहले हो जाए प्री, और अगर किसी का 40 से पहले हो जाए अर्ली मेनोपॉज। तो अगर किसी का डिलेड हो तो नॉर्मल एज कितनी है? तो डिलेड का मतलब आफ्टर 55। अगर किसी का मेनोपॉज 55 के बाद हो डिलेड, 45 टू 55 के बीच में हो नॉर्मल, 40 और 45 के बीच में हो तो उसमें क्या बोल दूं मैं? प्री। लेकिन उससे भी पहले हो जाए जल्दी हो गया अर्ली। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। हाँ हाँ
हो गया, मैं आगे बढ़ूं, सच्ची, डन। डन, देख लिया आपने? ओके, ओके, ओके। फेजेस ऑफ मेनोपॉज, सुनो, सुनो अच्छे से। फेजेस, ये मेनोपॉज होता क्यों है? फेजेस का मतलब मेनोपॉज होता क्यों है, इसके फिजियोलॉजी की बात करें। अच्छा एक बात सुनना मेरी, मेनोपॉज होता क्यों है, होने के बाद साइन क्या आता है, ये एक सवाल आता है। होता क्यों है, होने के बाद में क्या साइन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो वापस पढ़ना। ऐसा नहीं कि चलो छोड़ो, ऐसा नहीं पढ़ना है। मेनोपॉज होने से कुछ टाइम पहले फीमेल को पता चलना शुरू हो जाता है कि मेनोपॉज होगा। कैसे पता चलता है? फॉलिकुलोजेनेसिस कम हो जाता है, हार्मोन नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है, इसका मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लीडिंग कम होना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग फेज कम होना शुरू हो जाता है, कई बार मेंस्ट्रुएशन ओमिट होना मतलब मिस होना शुरू हो जाता है, डे कई बार रिपीटेशन ओलिगोमेनोरिया होना शुरू हो जाता है। तो फ्यू आवर्स प्रायर टू द मेनोपॉज नो फॉलिकल्स, नंबर ऑफ फॉलिकल इज डिक्रीज। आपको अच्छे से पता है, याद करना, जब हम ऑप्स पढ़ रहे थे हमने एक बात बोली थी, जो नए हैं वो बाद में पढ़ेंगे, घबराना मत, पुराने वालों सब मिला के साथ में बोल रहे हैं, ऐसा मत सोचना सर हमने तो पढ़ा ही नहीं, पढ़ेंगे। जब गर्ल बेबी यूट्रस में होता है तो खूब सारे फॉलिकल्स बनते हैं, 7 मिलियंस, कितना? हाँ 20 वीक मतलब वो फीटस लाइफ में 7 मिलियन फॉलिकल्स बनते हैं सर। 20 वीक जिसकी एज होती है 7 मिलियन, हाँ सारे क्या होते हैं? प्रीमेच्योर, मतलब प्राइमरी oocyte बोलते हैं उसको, सेकेंडरी oocyte का मतलब होता है मैच्योर। तो जितने भी बनते हैं प्राइमरी oocyte, जब वो जन्म लेती है तो 4 लाख के अराउंड आ जाती है ना। फिर धीरे 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 वो जो ही मैच्योर होती है उसकी एज 15 साल तक आती है। एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक ही रिलीज होता है, वो बनते लाखों करोड़ों हैं, एक महीने में एक, एक साल में 13, एक साल में कितना मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है? 13। पूरी जिंदगी में 30 साल तक मेंस्ट्रुएशन आता है, किसी के 30 आता है, किसी के 32। तो पूरी जिंदगी में 400 ओवम ही रिलीज होते हैं, बनते करोड़ों लाखों हैं, पूरी लाइफ में कितने रिलीज होते हैं? 400। तो ऐसे ही जो रिलीज होते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी का मतलब मैच्योर, सही बात है। तो धीरे धीरे ये फॉलिकल्स के नंबर कम होते हैं, प्राइमरी oocyte वगैरह सब मिला के, तो इसको बोलते हैं फॉलिकुलोजेनेसिस। क्या हो गया? इंपेयर्ड हो गया, इंपेयर्ड मतलब कम हो गया, फॉलिकुलोजेनेसिस कम हुआ, इसका मतलब कॉर्पस लूटियम नहीं होगा, ऑफ कोर्स। तो कॉर्पस लूटियम नहीं, क्योंकि ग्रेफियन फॉलिकल नहीं है, तो कॉर्पस लूटियम नहीं होगा, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा, यस और नो? जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो आपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पढ़ा था कि ये यूट्रस है, यूट्रस की 3 लेयर है, सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, अंदर वाली एंडोमेट्रियम। जब किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग होने से जस्ट पहले उसकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस 5 mm के अराउंड होती है, 6 mm तक भी हो सकती है, इसका मतलब इसकी थिकनेस 5 to 6 mm होती है। और 5 दिन अगर ब्लीडिंग हो जाए तो 5 से 6 mm में से 4 से 5 mm चला जाता है, पीछे ओनली 1 mm ही बचता है। जब उसकी 5 दिन ब्लीडिंग पूरी हो जाती है, एंडोमेट्रियम कितनी बचती है? बाकी क्या हो जाती है? सेट आउट। तो 5वें दिन ब्लीडिंग खत्म हुई, 14वें दिन ओवुलेशन होता है, इन 8 दिनों के बीच में कौन सा हार्मोन आके इसको वापस 6 mm कर देता है? एस्ट्रोजन। कौन क्या करता है? हाइपरप्लेजिया करता है। तो जब किसी फीमेल में एस्ट्रोजन नहीं होगा, क्योंकि वो कॉर्पस लुटियम का हार्मोन नहीं है, ओवरी काम नहीं कर रही, फॉलिकुलोजेनेसिस नहीं हो रहा है, एस्ट्रोजन नहीं होगा, तो यूट्रस का हाइपरप्लेजिया नहीं होगा, मतलब यूट्रस तैयार नहीं होगा। जब घर में कोई शादी वगैरह होती है तो उनको डेकोरेट करवाते हैं, तैयार करवाते हैं, तो यूट्रस तैयार होता है, डेकोरेट होता है, किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए। जब एस्ट्रोजन ही नहीं होगा तो इसकी वापस थिकनेस ही नहीं होगी, जब थिकनेस ही नहीं होगी तो नेक्स्ट पीरियड में शेड क्या होगा? कुछ है नहीं। तो एस्ट्रोजन नहीं होगा, एस्ट्रोजन नहीं होगा तो मैसेज जाएगा पिट्यूटरी को कि मेरे पास में एस्ट्रोजन नहीं है। ओवरी और यूट्रस किसको मैसेज भेजेंगे? पिट्यूटरी को। अब इसको अच्छे से समझना है, ये है आपका हाइपोथैलेमस, ये है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी, ये है आपकी ओवरी। अगर यहाँ से माना कि एस्ट्रोजन नहीं होगा, सीक्रेट यूट्रस के लिए नहीं जाएगा, तो ये मैसेज ब्लड में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया, तो मैसेज जाएगा कि भाई जान मेरे पास में एस्ट्रोजन नहीं है, प्लीज कुछ करो। तो एस्ट्रोजन को बढ़ाने के लिए हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं जीएनआरएच। क्या नाम है उसका? गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये है प्रिंसिपल कॉलेज का। प्रिंसिपल खुद पढ़ाने नहीं जाता, वो टीचर के ऊपर डांट लगाता है, प्लीज तुम क्या कर रहे हो, इसके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तुम क्या करो? तो टीचर को बोलता है टीचर तुम अपना काम करो। एंटीरियर पिट्यूटरी इज अ मास्टर ग्लैंड, इट इज अ टीचर ग्लैंड, और एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है एफएसएच एंड एलएच। तो जीएनआरएच किसको टारगेट करेगा? एफएसएच को। तुम अपना लेवल बढ़ाओ, एफएसएच अपना लेवल बढ़ाएगी, एफएसएच इसको टारगेट करेगी। बेवकूफ, पढ़ता नहीं है, मेरे को प्रिंसिपल से डांट सुनने को पड़ रही है, ये बोले मैं क्या करूं, मेरे में पोटेंशियल नहीं है, मेरी एज हो गई, अब मैं पढ़ नहीं सकता, क्योंकि मेरी एज 45 साल हो गई। वो मेरी बोलती है मेरी एज 45 ईयर हो गई। फिर प्लेट में कम हुआ, फिर मैसेज गया, प्रिंसिपल को पता नहीं स्टूडेंट की एज 45 साल है, फिर वापस मैसेज गया, फिर हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच बढ़ाया, जीएनआरएच ने एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर काम किया, एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच बढ़ाया, एफएसएच फिर स्टूडेंट को डांटे, प्लीज कुछ तो कर, वो क्या मैं क्या करूं? इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जब किसी टारगेट ग्लैंड में हार्मोन कम होता है तो पिट्यूटरी के हार्मोन बढ़ते हैं, इसी को नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। सेम थायराइड में ये होता है, जब ब्लड में T3 T4 कम होता है ना, तो हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जाता है कुछ करो, तो वो बढ़ाता है टीआरएच, फिर टीएसएच बढ़ता है, जब भी T3 T4 कम होता है टीएसएच बढ़ता है, उसी को नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। और ये ऐसा ऑक्सीटोसिन में होता है, दुनिया नहीं चल पाती, क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव फीडबैक है, तो ये नेगेटिव फीडबैक के ऊपर काम करता है। तो जब भी एस्ट्रोजन कम होगा तो सीधी सी बात है, एंडोमेट्रियल की ग्रोथ नहीं होगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगा, और ओवुलेशन भी नहीं होगा, और ओवुलेशन नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, और यहाँ पे लिख देना एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो एफएसएच ज्यादा होगा। समझ में आया ये मैकेनिज्म? ठीक है, लिखो। नेगेटिव का मतलब होता है टारगेट ग्लैंड काम नहीं करने पर मैसेज जाता है, अमीनो ग्लैंड में पढ़ेंगे अच्छे से, यहाँ पर नहीं पढ़ना है नेगेटिव, यहाँ तो सिर्फ सुनाना है कि नेगेटिव फीडबैक होता है, वहां मैं समझाऊंगा आपको आधा घंटा लेके, 10 एग्जांपल देके समझाऊंगा, तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे अपने एंडोक्राइन। कोई डाउट सर? हेलो सर, येलो टी शर्ट, कोई प्रॉब्लम, डाउट? थोड़ा सा, चिन्ना सा? बिल्कुल नहीं, मैं आ रहा हूँ, कुछ तो है। आप कब से ऐसे ऐसे कर रहे हो? क्या नाम आपका?
राहुल घबराओ मत, एक तो वी ऑल आर फैमिली, कुछ नहीं करूंगा मैं। क्या नाम आपका? क्या बोले आप? मैं कोई थप्पड़ नहीं मारूंगा यहाँ। क्या नाम आपका? राहुल जी, कहाँ से हो आप? जोधपुर से हो? कहाँ से किया बीएससी? एसएलबीएस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आप ऐसे डरे हुए घबराए हुए क्यों? आराम से रहो ना, मस्त ऐसे माना कि मेरे को, आप ऐसे फील करो इनको कुछ नहीं आता। आज पहला दिन है, सेकंड, कल आए थे, तो आप घबराओ मत, अभी के पास आउट हो। और प्रैक्टिकल बाकी है ना, तो मेरा भी बाकी है, टेंशन क्यों ले रहे हो यार? मैं भी ऐसे ही, मेरे जीवन चल रही है थर्ड ईयर। बट टेंशन मतलब हम दोनों एक ही हुए, मेरा प्रैक्टिकल अभी रिटर्न हुए, अभी तो प्रैक्टिकल बात नहीं होते ना, मेरे बाकी है। बैठो राहुल जी, क्या ऐसे लोड ले, डरना नहीं है। मैंने एज होगी तो क्या हो गया, प्रैक्टिकल तो बाकी। हाँ, इसलिए घबरा, मेरे कब से दया आ रही, मैंने कहा बंदा इतना डर रहा है, क्या हुआ, क्यों ऐसे नहीं करना? हाँ? नहीं घबराना, क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशान कर रहा है? तो डरना नहीं है। कब से ऐसे मतलब बैठा नहीं जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि या तो कोई पिन चुबो दी किसी ने पीछे। ऐसे क्यों कर रहे हो यार, कंफर्टेबल, आपका इतना कंफर्टेबल होना चाहिए। कल हमारी क्लास चल रही थी उधर, वहाँ एम्स में, एचओडी से क्लास ले रहे थे, तो मैं सेकंड सीट पे बैठा था, एचओडी से क्लास ले रहे थे, हाउ टू प्रिवेंट न्यूबॉर्न हीट स्ट्रोक। अच्छा, मैं ऐसे हाथ से करके ऐसे बैठा, मस्त, मेरे को क्या लगा, हम तो क्लास ले रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनो, कुछ कुछ बोल रहे हैं, सब ने स्ट्रेस लेके सर एचओडी सर क्लास ले रहे हैं, मैं आराम से बैठा मस्ती से। मेरे को बोला इतना कॉन्फिडेंस कैसे फील कर रहे हो? तो मैंने कहा सर ऐसा खोया क्या है हमने? एचओडी बोल रहे हो, अच्छा इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से है? मैंने कहा उनको कैसे समझाया भाई, हम तो ऐसे ऐसे बच्चों के साथ मिल के आए हैं, 400 500 के बच्चे होते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारे पैर ऐसे थोड़ी लेंगे, अंदर आ गया कॉन्फिडेंस बोल बोल के। तो ऐसा फिर मेरे को बोला चलो आप ऐसा करो, आप बताओ न्यूबॉर्न हाइपोथर्मिया से कैसे बचाया जा सकता है? मैंने कहा ठीक है, आपने कहा है, अब तो पीडियाट्रिक फटाफट के पुराने हो चुके वैसे भी। एचओडी साहब, मैंने कहा सर पानी वाली पियो, रेस्ट करो। अपने 30 मिनट की क्लास थी, अपने 50 60 मिनट लपेट दिया मस्त वाला। मैंने कहा सर मार कर चाहिए, इसके बिना तो आनंद नहीं आएगा। बोर्ड पड़ा था, स्मार्ट बोर्ड, उसके ऊपर 7 वाले स्टाफ बैठे थे सारे, मस्त गोटा 1 घंटा। फिर लास्ट में एचओडी बोला वेरी गुड, मैंने कहा थैंक यू सर। तो बात है, कॉन्फिडेंस है, झूठा ही सही होना चाहिए, डरना नहीं है, कहीं बैठे हो आप, चाहे सामने वाला आपको देख के घबरा जाए कि इसको मेरा राज पता है, बस कितना ध्यान होना चाहिए। आप बहुत डर रहे हो, मेरे को दया आ रही है, सच बता रहा हूँ। लिखिए, लिखिए ना, सारा खेल यही होता है। एग्जाम देने जाता हूँ ना मैं, एग्जाम देने जाता हूँ किसी भी सेंटर पे, सबसे पहले उनका आंसर होगा। स्ट्रेस दूर करने के कुछ तरीके होते हैं। सब यहाँ बैठे, इन्विजिलेटर उधर से आ रहा है, मैं पहले बोल रहा हूँ अपनी कुर्सी अंदर कर लो। वो कहता है हाँ यार, ये तो ये मैंने यही बोलने वाला था, सबको बता कैसे हो? बस बढ़िया, मस्त। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे स्ट्रेस खत्म हो जाए। एग्जाम वाले दिन आप जानबूझ के कुछ करो, किसी के सामने देख के हंसो, फिर पेपर के सामने देख के हंसो, कैसे, फिर ऐसे हंसो, फिर ऐसे देखो, फिर है सामने वाला चल गया, उसके दो गलत, अपना सही। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, अगर अपना नंबर बढ़ाना है तो आपको कुछ कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, सच में इतना रिलैक्स रहना, इतना रिलैक्स रहना, ऐसे लगना चाहिए कि आप जीनियस नहीं, स्ट्रेस नहीं आए, बस जीनियस नहीं, स्ट्रेस नहीं आए। अगर एग्जाम हॉल में, मैं सही बता रहा हूँ, स्ट्रेस आ गया, आते हुए 5 क्वेश्चन गए, झूठा ही कुछ करो, खुश रहना सीखो बस। वहां पे अंदर हमें पता है हमारे क्या हो रहा है, हमें पता है, लेकिन बाहर से खुश रहना है। मेनोपॉज के बाद क्या क्या होता है सुनो, नॉर्मल स्टूडेंट 5 बजी नहीं है, मेनोपॉज के बाद इतना, मैं ऐसी जगह मुक्का मारूंगा, सर की जगह फर निकलेगा, एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ जाता है। मेनोपॉज से पहले इतना होता है, मेनोपॉज के बाद में बस एक ही सवाल याद रखना, एफएसएच बढ़ता है, एस्ट्रोजन कम होता है। और कल के लिए होमवर्क बता दूं, पीसीओडी में एलएच का लेवल क्या होता है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, मैं बता देता हूं। पीसीओडी में एलएच का लेवल बढ़ता है, सेम यही रीजन है, नेगेटिव फीडबैक। पीसीओडी में एस्ट्रोजन पोजीशन अबनॉर्मल हो जाता है, मैसेज आता है, एफएसएच एफएसएच कभी बढ़े ना बढ़े, एलएच बढ़ जाता है। पीसीओडी में एलएच बढ़ता है, याद रख लेना, पहले बता रहा हूं, आएगा आएगा आएगा, आने वाले 2 3 पेपर में किसी एक में पक्का ही आएगा। पीसीओडी में लुटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ता है, पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट, नहीं पिकोग्राम होता है। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट, जीएनएम के प्रैक्टिकल तो मेरे बाकी पड़े हैं, पोस्ट ग्रेजुएट। तो राहुल जी घबराना नहीं, अपन प्रैक्टिकल साथ में होगा, कौन सा फंडामेंटल का है, ओबीजी के प्रैक्टिकल होते हैं, मुझे बताया नहीं उन्होंने। अच्छा, फंडा फर्स्ट ईयर में होता है, ओ सॉरी, मैं थर्ड ईयर में हूं ना, भूल गया। कोई स्ट्रेस नहीं लेगा भाई अपनी क्लास में, बता रहा हूँ, बाद में ले लेना, अपन मिलकर ले लेंगे। तो मैं कल हो गया, कल पढ़ के आना, मैं बता रहा हूँ मेनोपॉज में लिपिड का लेवल क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है, क्यों होता है, और लिपिड का लेवल, एचडीएल एलडीएल नाम सुना है, वो भी चेंज इसीलिए बोलते हैं, जब तक फीमेल जवान रहती है उसके हस्बैंड को हाइपरटेंशन होता है, और जब फीमेल को मेनोपॉज हो जाता है उसके हस्बैंड को खुशी होती है, क्योंकि हाइपरटेंशन उसकी वाइफ को होता है। हाँ सच है, क्योंकि जो फीमेल की एज 45 क्रॉस करेगी उसमें एस्ट्रोजन कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन वैल्यू करता है, एस्ट्रोजन कम हाइपरटेंशन शुरू। और जब तक फीमेल की एज 45 से कम होती है उसके हस्बैंड को एनी टाइम बीपी, एनी टाइम बीपी, और एक दिन ऐसा आता है उसको एमआई आ जाता है। और कौन सी आर्टरी ब्लॉक होती है, लाडा, क्योंकि उसकी लाडी ने ध्यान नहीं रखा, इसलिए लाडा हो गई ब्लॉक। लाडा मतलब लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, इसीलिए लाडा आर्टरी को विधवा आर्टरी बोलते हैं। कौन सी आर्टरी बोलते हैं? अरे विधवा आर्टरी बोलते हैं, लिखा हुआ बुक में। क्यों? 45 की एज के कम उसकी वाइफ एनी टाइम उसके हस्बैंड को टेंशन देती रही, तो हस्बैंड की लाडा आर्टरी ब्लॉक हो गई, हस्बैंड की डेथ हो गई, तो वाइफ हो गई विडो, इसीलिए लाडा आर्टरी को विधवा